D37 अध्याय 361 पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी विरासत। बैकक्वोट ली युआन को तुरंत समझ आ गया कि उसे त्रिस्तरीय परीक्षण की कम से कम पहली 2 परतों को पार करना होगा। केवल 2 सेकंड बाद फुट अचानक चौक में 200 मीटर से ज्यादा व्यास वाली एक तेज हवा चली जो रेत के अनगिनत कणों को अपने साथ बहा ले गई। ली युआन ने करीब से देखा कि रेत कैसे जमने लगी। आखिरकार एक आकृति बन गई जो मिट्टी के पीले रंग के युद्ध कवच में लिपटी हुई थी और एक लंबा भाला पकड़े हुए थी। वह काफी चमकदार था, युद्ध के देवता जैसा लग रहा था। उसकी आंखें रक्त लाल रंग की एकमात्र विशेषता थीं जो ली युआन को गौर से देख रही थीं। लक्ष्य जीवन स्तर 25 है, कोई जीवन विशेषता नहीं पाई गई। हत्या करने से आध्यात्मिक प्रकृति पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे। ली युआन ने तुरंत दिव्य महल जांच का उपयोग किया। जांच के परिणामों ने ली युआन को तुरंत उन असंख्य काले विदेशी जानवरों की याद दिला दी जिनका सामना उसने घाटी के तल पर किया था। अनुक्रम में जुड़ा हुआ, ये किस तरह की तकनीक है? ली युआन ने आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित होकर कहा। दुनिया के भीतर दुनिया के तरीके उसकी कल्पना से परे थे। क्या आकलन था! प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए फुट और भी ज्यादा तेज हवाएं चलीं, जमीन पर रेत को हिलाया, जिसके बाद और भी ज्यादा संख्या में मिट्टी के पीले रंग की आकृतियां ली युआन के चारों ओर घनी तरह से जमा हो गईं। रेत को मनुष्य में बदलना! ली युआन को बहुत अधिक आश्चर्य महसूस हुआ क्योंकि उसने तुरंत एक बार फिर दिव्य महल जांच को नियुक्त किया। ये सभी लेवल 25 के थे। 36 अपनी नज़र घुमाकर ली युआन ने सभी मिट्टी के पीले रंग के युद्ध जैसे आकृतियों की पुष्टि की। मार डालो! पहली भूरी पीली आकृति जो दिखाई दी, उसने धीमी गर्जना की। जिस भाषा में वह दहाड़ रहा था वह 7 सितारों की भाषा नहीं थी, लेकिन ली युआन समझ गया कि वह क्या अर्थ बताना चाहता था। मारना, मार डालो! 36 पीले रंग की आकृतियां क्रोध में दहाड़ने लगी, एक साथ फूट पड़ी और चारों ओर से केंद्र में स्थित ली युआन की ओर एकत्रित हुईं। धमाका! ली युआन के हाथ में ब्लैक चेन भाला चमक उठा। उसके बाद उसके पूरे शरीर पर ओरिजिन पावर बैटल सूट का आवरण छा गया। परिधान से एक हल्की मिट्टी जैसी पीली चमक निकल रही थी जिसने उसे युद्ध के देवता की हूबहू प्रतिकृति में बदल दिया। अब तक ली युआन को ये कैसे समझ में नहीं आया। मुकदमे के इस भाग में संभवतः उसे सभी 36 द्वारपालों को हराना था या शायद उन्हें मार डालना था। 36 लेवल 25 योद्धा! मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि इस पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी विरासत का परीक्षण कितना कठिन हो सकता है, ली युआन ने कहा। आगे बढ़ते हुए उसका आकार हवा के झोंके की तरह कई द्वारपालों के बीच से गुजरा। वह घेरे से बाहर निकल आया। फुटकार! जिस क्षण वह घेरे से मुक्त हुआ, उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा भाला भयंकर ध्वनि के साथ आगे बढ़ा। भयावह शक्ति ने द्वारपालों में से एक के सिर में वार किया। बूम! ऐसा लगा जैसे उसने एक विशाल रेत की बोरी पर प्रहार किया हो। ली युआन के प्रहार के बल पर द्वारपाल का सिर फट गया, लेकिन वह गिरा नहीं। सरसराहट! रेत के अनगिनत बिखरे कण तेजी से वापस बहाए और द्वारपाल के सिर का पुनर्निर्माण किया। हाँ! धमाका! अन्य द्वारपाल पहले से ही उसकी ओर दौड़ रहे थे, उनके लंबे भाले भयंकर शक्ति के साथ दहाड़ रहे थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! ली युआन ने अपना भाला चलाया, अपनी ताकत के कारण एक के बाद एक वार को आसानी से रोक दिया। लेकिन ली युआन को एक तात्कालिकता की भावना महसूस हो रही थी। उन्हें क्यों नहीं मारा जा सकता? घाटी में मैंने जिन काले विदेशी जानवरों का सामना किया उनमें भी जीवन की विशेषताएं नहीं थीं, लेकिन अगर उनके शरीर के अंदरूनी हिस्से पर चोट लगती तो वे मर सकते थे। ये द्वारपाल अलग क्यों हैं? ली युआन ने शांत रहने की कोशिश की। हुश! भाले की रोशनी चकाचौंध करने वाली थी। ली युआन ने आसानी से द्वारपालों के शरीर को भेद दिया, जिससे उनके सिर चकनाचूर हो गए, छाती फट गई या हाथ टूट गए। लेकिन चाहे वह कुछ भी करे, भले ही उनके शरीर पूरी तरह से फट गए हों, वे जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मारना, मार डालो! द्वारपालों की संख्या बहुत अधिक थी, लगभग 36। हालांकि उनमें से कुछ ली युआन के हमलों से अस्थायी रूप से अक्षम हो गए थे, लेकिन उनकी जगह जल्दी ही दूसरों ने ले ली। सीमित स्थान के बावजूद किसी भी समय ली युआन पर हमला करने में सक्षम कम से कम 10 द्वारपाल हमेशा मौजूद रहते थे। चकमा! ली युआन ने दांत पीस लिए। प्लाजा इतना ही बड़ा था, मात्र 200 मीटर व्यास का। लेवल 25 प्राइम वॉरियर की बर्स्ट स्पीड के साथ कोई भी एक ही छलांग में एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ सकता है। सब कुछ या कुछ भी नहीं। ली युआन की आंखें ठंडी हो गईं, उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें पहले प्राप्त संदेश के अनुसार यदि मुकदमा असफल हो गया तो मृत्यु निश्चित है। पफ! ली युआन के हाथों में काला चेन भाला भयानक शक्ति के साथ फट पड़ा। भाले की रोशनी सितारों की तरह चमक रही थी, चकाचौंध और बह रही थी, एक नदी की तरह मिल रही थी, जिसने द्वारपालों के हमलों को आसानी से रोक दिया। ट्रू इंटेंट विशेष चाल गैलेक्सी स्पाइरल। कौशल और ताकत के मामले में ली युआन इन द्वारपालों से कहीं आगे निकल गया। विशेष रूप से उसके अंदर की उत्तम ताराशिराओं के संचालन और पृथ्वी शिरा के साथ स्पष्ट संबंध के कारण ली युआन की भाला तकनीक की शक्ति बहुत बढ़ गई।
धप, जैसे ही भाले की रोशनी द्वारपालों में से एक के हथियार से टकराए, भयानक बल तुरंत प्रसारित हुआ जिससे द्वारपाल की दोनों भुजाओं पर दरारें दिखाई देने लगीं। ताकत में असमानता आश्चर्यजनक थी। इन द्वारपालों द्वारा प्रदर्शित कौशल केवल चौथे स्तर के मध्यवर्ती रैंक पर थे। ये केवल उनकी आश्चर्यजनक संख्या और उनके अमर शरीर थे जिन्होंने ली युआन को खुद को बचाने के लिए रक्षात्मक होने के लिए मजबूर किया। समय बीत गया, एक के बाद एक द्वारपालों को केवल फिर से उठने के लिए नीचे गिरा दिया गया, क्योंकि ली युआन ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, उसकी मूल शक्ति भी उग्र रूप से भस्म हो गई। स्रोत ऊर्जा के समुद्र के नवगठित होने के साथ एक प्रधान योद्धा के लिए ताकत पर मूल शक्ति का प्रत्यक्ष प्रवर्धन महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि मूल शक्ति लगातार मांसपेशियों और हड्डियों की थकावट को खत्म कर सकती है और रक्षा को बढ़ाने के लिए मांस के साथ विलय कर सकती है। एक प्रधान योद्धा जिसने अपनी मूल शक्ति को समाप्त कर दिया, उसकी युद्ध क्षमता कम से कम आधे से कम हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? बार बार मारे जाने के बाद भी उनकी ताकत कम नहीं होती। ली युआन ने कई तरीके आजमाए, लेकिन हर पल उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। मूलतः ली युआन का मानना था कि प्रत्येक हमले के साथ इन द्वारपालों की शक्ति कम होती जाएगी जब तक कि वे पूरी तरह से मर नहीं जाते। लेकिन बात वो नहीं थी। कमज़ोर जगह, वे रेत से बने थे, उनमें कोई कमज़ोरी नहीं थी। मारना। 36 द्वारपालों ने बाढ़ की तरह ली युआन को घेर लिया। वे कठपुतलियों की तरह थे, केवल लड़ने और मारने की प्रवृत्ति के साथ। पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी विरासत अतिरिक्त 38-39-3। और ली युआन का क्या? वह तो बस सह सकता था। मृत्यु तक सहन करो, कोई मौका तो होगा ही, जरूर होगा। उत्तराधिकार परीक्षण को संभवतः अप्राप्य बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है। यह एक समय सीमित परीक्षा हो सकती है। अगर मैं कुछ समय तक धैर्य रखूं तो मैं पास हो जाऊंगा। ली युआन के दिमाग में एक और संभावना कौंधी जिसने उसे और भी अधिक दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। लेकिन 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, यह एक बहुत लंबी लड़ाई थी। इतना लंबा कि ली युआन का दिल कांप उठा। वह गेटकीपरों के हमलों को आसानी से टाल सकता था, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता था। उसकी शारीरिक शक्ति और मूल शक्ति लगातार कम होती जा रही थी। बार बार लड़ाइयाँ और नज़दीकी मुकाबले ली युआन की आत्मा के लिए पीड़ा बन रहे थे। पलक झपकते ही 40 मिनट बीत गए। मार डालो। 36 द्वारपाल अभी भी दहाड़ रहे थे, लगातार ली युआन को घेर रहे थे। क्या मैंने अभी तक आवश्यकताएं पूरी नहीं की हैं? ली युआन लगभग पागल हो गया था। ये निश्चित रूप से उसके जीवन की सबसे लंबी लड़ाई थी, फ्लाइंग सरपेंट वैली की लड़ाई से भी लंबी। कम से कम उस लड़ाई में उसे उम्मीद तो दिख रही थी। पकड़ना, अंत तक डटे रहो। ली युआन के अंदर की मूल शक्ति बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी, फिर भी वह अभी भी डटा हुआ था। सौभाग्य से उनके 4 स्टार मेरिडियन, विशेष रूप से परफेक्ट स्टार वेन के संचालन ने ली युआन के भीतर मूल शक्ति को आश्चर्यजनक दर से ठीक होने की अनुमति दी। डिवाइन पैलेस पैनल डिस्प्ले के अनुसार प्रशिक्षण दक्षता 13 थी, एक ऐसा स्तर जिस तक 6 स्टार पल्स वाले कई साथी नहीं पहुंच सके। पलक झपकते ही 10 मिनट और बीत गए। ली युआन के अंदर की मूल शक्ति अंततः समाप्त हो गई। यहाँ तक कि अगर स्टार मेरिडियन काम कर रहे थे और पुनर्जीवित हो रहे थे तो भी यह युद्ध की खपत की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं था। वह आगे बढ़ने के लिए केवल अपने मांस और खून पर ही भरोसा कर सकता था। पफट पफट। ली युआन की भाला तकनीक असाधारण रूप से तेज थी, अभी भी एक के बाद एक गेटकीपर पर वार कर रही थी। यह एक लंबी लड़ाई थी। पूरे 40 मिनट और बीत गए। ली युआन ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, उसका शरीर अत्यधिक थकान की स्थिति में था और उसकी भाला तकनीक शुरुआत की तुलना में बहुत धीमी थी। अब तक वह पूरी तरह से अपने उच्च कौशल पर निर्भर था। अचानक हुश, एक गेटकीपर का लंबा भाला सीटी बजाता हुआ सीधे ली युआन के सिर की ओर बढ़ता हुआ। यदि यह पहले हुआ होता तो ली युआन आसानी से बच सकता था, लेकिन अब ली युआन बहुत थक चुका था। वह असहाय होकर केवल देख सकता था कि कैसे लॉन्ग स्पीयर उसकी ओर बढ़ रहा था। युद्ध परिधान में मूल शक्ति के संवर्धन के बिना ये प्रहार ली युआन को गंभीर रूप से घायल करने या यहाँ तक कि मार डालने के लिए पर्याप्त होगा। क्या यह मेरे लिए खत्म हो रहा है? ये पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी विरासत, ये बहुत मुश्किल है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं विरासत की पहली ही परीक्षा में मर जाऊंगा। ली युआन का दिल अनिच्छा से भर गया, फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मानव शक्ति की भी सीमाएं होती हैं। लेकिन जब उस रक्षक ने दहाड़ लगाए और उसके भाले की नोक ने ली युआन को छुआ, एक पल हुश, तेज हवा चली और एक क्षण में 36 द्वारपालों के शरीर इंच इंच करके पीली रेत में बिखर गए। पूरा चौक एकाएक शांत हो गया। मैं पास हो गया। ली युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ली युआन के मन में तुरंत एक अदृश्य उतार चढ़ाव आया। बधाई हो, आपने परफेक्ट लेवल मूल्यांकन के साथ पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी विरासत परीक्षण की पहली परत पास कर ली है। कृपया दूसरी परत की परीक्षा के लिए मुख्य हॉल में जाएं।
परफेक्ट लेवल। ली युआन को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि उसने शायद बहुत पहले ही परीक्षण के मानदंडों को पूरा कर लिया था, लेकिन ये तथाकथित परीक्षण उसे उसकी सीमा तक धकेलने के लिए तैयार किया गया था। वास्तव में जीवन और मृत्यु के दबाव में लगभग 2 घंटे की उन्मत्त लड़ाई ने ली युआन के भला युद्ध कौशल को काफी हद तक निखार दिया, और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ, तथा 5वें चरण में 45% तक सुधार हुआ। ओह! ली युआन ने राहत की सांस ली और उसका पूरा शरीर सीधे जमीन पर गिर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बहुत थक गया था। उसकी लंबी सहनशीलता पूरी तरह से जीवित रहने की प्रवृत्ति से प्रेरित थी। अब जब मूल्यांकन पास हो गया था तो उसने खुद को पूरी तरह से आराम करने दिया। ओह ओह! अपनी आंखें बंद करते हुए ली युआन की चेतना तुरंत मन आत्मा दिव्य महल में उतर गई। वह जमीन पर लेट गया और महान सूर्य तारों वाले आकाश का अवलोकन शास्त्र का अभ्यास करने लगा। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। अमिश महिलाओं के बारे में वह कठोर सत्य जो आप कभी नहीं जानते होंगे। पूर्व CNN एंकर लिसा लिंक के बारे में दुखद विवरण जो बहुत दुखद हैं। अल्पविराम। अभ्यास का ये सत्र 2 घंटे तक चला और ली युआन पूरे समय मैदान पर लेटा रहा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जिनमें स्पष्टता वापस आ गई थी। खड़े होते ही थकान के सारे निशान गायब हो गए। विजुअलाइजेशन विधि वास्तव में चमत्कारी है, ली युआन ने खुद से सोचा, फिर अपनी नज़र दूर के मुख्य हॉल की ओर घुमाई। क्या दूसरी परत का परीक्षण मुख्य हॉल के अंदर है? मेरे शरीर ने थकान को दूर कर दिया होगा, लेकिन मेरी मूल शक्ति पहले ही समाप्त हो जाने के कारण अब तक केवल 1/3 ही ठीक हो पाई है। वह पैर पर पैर रखकर बैठ गया। ओह! ली युआन ने चारों स्टार मेरिडियन चलाना शुरू कर दिया, आसपास से मूल शक्ति को बेतहाशा अवशोषित कर रहा था। पहली परत परीक्षण के बाद ली युआन ने थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसे अपनी सर्वोत्तम स्थिति में द्वितीय स्तर परीक्षण का सामना करना होगा। अल्पविराम। 3 घंटे बाद ली युआन पूरी तरह से ठीक हो गया और सावधानीपूर्वक मुख्य हॉल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ गया। 55 कदम। बाहर से कोई भी मुख्य हॉल के अंदरूनी हिस्से की झलक नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही ली युआन ने अंदर कदम रखा, उसकी दृष्टि चमक उठी और उसने तुरंत हॉल के अंदर का दृश्य देखा। यह एक प्राचीन हॉल था जो बाहर से दिखने में जितना ऊंचा दिखाई देता था उससे कहीं कम था। हॉल के अंत में एक स्वर्ण दिव्य स्तंभ खड़ा था जो लगभग 10 मीटर ऊंचा था और जिसका व्यास कम से कम 3 मीटर था। दिव्य स्तंभ की सतह पर अनगिनत रहस्यमयी रून खुदे हुए थे जो एक अदृश्य आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन कर रहे थे। आत्मा का एक स्तंभ। ली युआन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और तुरंत कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में वर्मिलियन बर्ड बिल्डिंग के आधार पर स्थित तांबे के स्तंभ के बारे में सोचने लगीं। दोनों अविश्वसनीय रूप से समान दिखते थे। आत्मा का स्तंभ कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय का खजाना था। ये सिर्फ कम महत्वपूर्ण लग रहा था क्योंकि ली युआन के पास विजुअलाइजेशन विधि थी। क्या ये हो सकता है कि दूसरी परत की परीक्षा इच्छाशक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा है? यह विचार ली युआन के दिमाग में आया। अगले ही पल धमाका! हॉल के अंत में स्थित स्वर्णिम दिव्य स्तंभ अचानक चमक उठा, जिसने पूरे हॉल को ढक लिया और ली युआन को भी अपने घेरे में ले लिया। तीव्र आध्यात्मिक दबाव की लहरें उसे घेर रही थीं। क्या ये वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति और इच्छाशक्ति की परीक्षा है? ली युआन ने मन ही मन सोचा। पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी विरासत अतिरिक्त 38-39-4। इस चमक का एक अमूर्त प्रभाव था। इसकी शक्ति अत्यंत आश्चर्यजनक थी। एक साधारण प्रधान योद्धा के लिए वे शायद एक पल में बेहोश हो जाते, लेकिन ली युआन की आध्यात्मिक इच्छा को देखते हुए उसने स्वाभाविक रूप से इसे आसानी से झेल लिया। बिना किसी ध्वनि के, मानो यह महसूस कर रही हो कि ली युआन ने आसानी से इसका सामना कर लिया है, स्वर्णिम दिव्य स्तंभ की चमक और भी अधिक देदीप्यमान हो गई तथा इसमें निहित आध्यात्मिक दमन लगातार भयावह होता जा रहा था। रुको! ली युआन जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। निकालना। हॉल से पीछे हटने का मतलब संभवतः असफल परीक्षण, निश्चित मृत्यु होगा। लेकिन परीक्षण में सफल होने के लिए आध्यात्मिक दबाव को किस हद तक सहना होगा, इसका कोई संकेत नहीं था। इसलिए ली युआन के पास अब भी केवल एक ही रास्ता था, किसी भी कीमत पर सहन करना। जितना लंबा होगा उतना अच्छा होगा। कुछ ही मिनटों में स्वर्णिम दिव्य स्तंभ द्वारा उत्सर्जित प्रकाश लगभग साकार हो गया था और भयानक आध्यात्मिक उत्पीड़न ने ली युआन के रंग रूप को बदल दिया था, जिससे उसे अपने दांत पीसने और जीवन को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सचमुच बहुत भयानक था। मुझे डर है कि एक साधारण प्रधान योद्धा बहुत ही कम समय में मानसिक रूप से टूट जाएगा, ली युआन ने भावशून्य होकर कहा। आध्यात्मिक शक्ति 32.8 और इच्छाशक्ति 33 पर पहुंचने के साथ आध्यात्मिक इच्छाशक्ति की विशुद्ध रूप से बात करें तो ली युआन पहले से ही फ्लाइंग हेवन स्तर पर उत्कृष्ट था। एड्स बाय पब फ्यूचर। समय बीत गया। अत्याचार, पहले से भी अधिक भयावह उत्पीड़न अब उड़ते स्वर्ग स्तर के शिखर पर पहुंच गया था और अभी भी बढ़ रहा था, जिससे ली युआन को दबाव का एक आश्चर्यजनक स्तर महसूस हो रहा था।
ऐसे भयानक उत्पीड़न के तहत एक साधारण प्रधान योद्धा संभवतः तुरंत बेहोश हो जाएगा और चेतना खो देगा। एक साधारण प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के बारे में क्या? वे सीधे मानसिक रूप से टूट जाएंगे, पागल हो जाएंगे या यहाँ तक कि मौत का शिकार भी हो जाएंगे। रुको, ली युआन ने अपने दांतों को भींच लिया, अभी भी पूरी ताकत से बोल रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी विचार प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ली युआन का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता गया। वह स्वर्णिम दिव्य स्तंभ, जिसका स्वरूप अज्ञात था, आध्यात्मिक उत्पीड़न को बढ़ाता रहा, तेजी से उड़ते हुए स्वर्ग शिखर के क्षेत्र को पार कर गया और अर्ध दिव्य स्तर की ओर चढ़ता गया। अंततः जब एक निश्चित सीमा पूरी हो गई, बूम, ली युआन को अपनी आत्मा में कंपन महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने दुनिया अंधेरी हो गई और वह बेहोश हो गया, पूर्णतया अचेत। अज्ञात अवधि के बाद ली युआन धीरे धीरे होश में आया। उसका सिर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह फटने वाला हो। दर्द, आध्यात्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध इस प्रकार की क्रूर सहनशीलता स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की आध्यात्मिक इच्छा पर अत्याचार का एक रूप थी। हॉल के अंत में पहले चमकता हुआ सुनहरा दिव्य स्तंभ सामान्य स्थिति में आ गया था, मानो कुछ हुआ ही न हो। मैं मरा नहीं हूं, मैंने अवश्य ही परीक्षण पास कर लिया होगा। ली युआन की चेतना अभी भी स्पष्ट थी। अचानक दो अमूर्त उतार चढ़ाव आए। बधाई हो, आपने पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी विरासत की दूसरी परत का परीक्षण पास कर लिया है, जिसे परफेक्ट लेवल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और तीसरी परत के परीक्षण का सामना करने के लिए अंतिम परीक्षण स्थल की ओर बढ़ेंगे। यदि पारित नहीं किया गया तो आपको एक उपहार दिया जाएगा और आप विरासत का स्थान छोड़ सकते हैं। बेशक, यदि आप तीसरे स्तर के परीक्षण में सफल हो जाते हैं और अंततः विरासत स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो भी आपको एक उपहार दिया जाएगा और आप जा सकते हैं। ली युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। द्वितीय स्तर पर उनके परीक्षण को उत्तम स्तर का दर्जा दिया गया। उन्होंने समझा कि आखिरकार केवल प्रथम श्रेणी के जीवन रूप ही विश्व के भीतर विश्व में प्रवेश कर सकते हैं, और यदि कोई थोड़े समय में द्वितीय श्रेणी तक पहुंच भी जाता है तो उसकी आध्यात्मिक चेतना कितनी मजबूत हो सकती है। लेकिन तीसरी परत की परीक्षा पास करने के बाद भी विरासत स्वीकार करने की इच्छा न होना, अपनी मर्जी से जाने की अनुमति मिलना, ली युआन का मन विभिन्न विचारों से भरा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी विरासत में ऐसे खतरे हैं जिनके बारे में मैं अनभिज्ञ हूं? अल्पविराम। दुनिया के भीतर दुनिया की सबसे गहरी पहुंच में एक रहस्यमय जगह, एक विशाल और भव्य हॉल खड़ा था। ध्यान आसन पर ज्वालालाल वस्त्र पहने एक लड़की पैर पर पैर रखकर चुपचाप साधना कर रही थी। उसके चारों ओर आग की लपटें हल्की हल्की टिमटिमाती हुई प्रतीत हो रही थीं। अचानक लान्यू, पृथ्वी प्रणाली का एक उत्तराधिकारी दिव्य प्राणी प्रकट हुआ है, हर तरह से असाधारण, एक कोमल आवाज बोली। वह उत्तराधिकार के बिना भी संभवतः एक दिव्य प्राणी की क्षमता रखता है, जो आपसे कहीं बढ़कर है, मुझसे कहीं आगे। क्या दिव्य सत्ता विरासत प्राप्त किए बिना दिव्य सत्ता बनने की क्षमता हो सकती है? लिन लान्यू, जो साधना कर रही थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनके चारों ओर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। विरासत स्थल पर पहुंचने में आधा महीना हो गया। वह पूरी तरह से जानती थी कि सीमा आत्मा कितनी गर्वित थी। भले ही वह अपने रक्त वंश की शुद्धता में अपने पूर्वजों से आगे निकल गई थी, अपने रक्त वंश जागरण के बाद दिव्य कलाकृति को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करते हुए, और इस प्रकार फायर सिस्टम डिवाइन की नामित शिष्या बन गई थी। धधकती ज्वाला परिवार के निर्वाण दिव्य शास्त्र की तरह इसे वास्तव में ज्वाला नगर के एक देवता द्वारा अग्नि प्रणाली दिव्य से प्राप्त किया गया था। फिर भी बाउंड्री स्पिरिट के अनुसार उसकी सच्ची समझ और प्रतिभा अभी भी पर्याप्त नहीं थी। जहां तक दिव्य सत्ता का सच्चा उत्तराधिकारी बनने की बात है, उसे स्वयं अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था, और शायद वह कभी सफल न हो। मृत्यु के कगार पर खड़े एक दिव्य प्राणी द्वारा छोड़ी गई विरासत के लिए हमेशा बहुत अधिक अपेक्षाएं होती थीं, यहां तक कि नामित शिष्यों के लिए भी। सीमा आत्मा के शब्दों में, यदि वह 7 सितारा सभ्यता के भीतर कदम दर कदम अभ्यास करती तो उसके एक अर्धदेव बनने की थोड़ी सी उम्मीद होती। लेकिन अब सीमा आत्मा कह रही थी कि इस व्यक्ति में स्वयं ही दिव्य प्राणी बनने की क्षमता थी। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति के पास पृथ्वी प्रणाली का दिव्य उत्तराधिकारी बनने का मौका था। उसके परिवार में कब कोई इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति आया? उसे इसकी जानकारी कैसे नहीं थी? ये कौन है? लिन लान्युए पूछे बिना नहीं रह सकी। इस अवधि के दौरान दुनिया के भीतर दुनिया के बारे में मेरे अवलोकन के अनुसार वह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे आप जानते हो, कोमल आवाज ने कहा। इसके अलावा वह आपको बचाने के लिए यहाँ होना चाहिए। मुझे बचाओ, कोई मेरा परिचित। लिन लान्युए क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। वह आधे महीने तक दुनिया के भीतर दुनिया में फंसी रही और लगातार फायर सिस्टम डिवाइन की ओर से कई परीक्षणों का सामना करती रही। उसके पूर्वज द्वारा दिए गए ब्लडलाइन टोकन के आधार पर बाहरी दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि वह मरी नहीं है। उसे बचाने के लिए किसी को क्यों भेजा जाएगा?
वह रेलिक दिव्य महल के अंदर लगभग पहुंच से बाहर थी, जिसका पता उसके पूर्वज को होना चाहिए था। कुछ हुआ था, खुद ही देख लो। कोमल आवाज फिर से सुनाई दी और उसके बाद प्रकाश की अनगिनत किरणें एकत्रित हुईं और कहीं से एक विशाल प्रकाश स्क्रीन प्रकट हुई। स्क्रीन पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था जो महल में चुपचाप खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा था। लिन लान्यू की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह इस आकृति से बहुत परिचित थी। ली युआन यहाँ क्यों है? लिन लान्यूए का दिल आश्चर्य और खुशी से भर गया। दुनिया के भीतर की दुनिया को ब्लेजिंग फ्लेम परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता था और सैद्धांतिक रूप से बाहरी लोगों को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा समय पर विचार करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्लू स्टार ग्रैंड प्रतियोगिता का आभासी मुकाबला समाप्त हुए 1 महीने से भी कम समय बीता था। ली युआन में दिव्य प्राणी बनने की क्षमता है। लिन लान्यूए को याद आया कि सीमा आत्मा ने अभी क्या कहा था। वह कुछ हद तक चौंक गया। वह सीमा आत्मा के निर्णय पर भरोसा करती थी। वह जानती थी कि ली युआन बेहद प्रतिभाशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक प्रतिभाशाली होगा। एक दिव्य प्राणी। संपूर्ण सप्त सितारा सभ्यता को अभी तक किसी दिव्य सत्ता को जन्म देना बाकी था। ऐसा लगता है कि आप उसे जानते हैं, कोमल आवाज फिर से सुनाई दी, जिसमें चिढ़ाने का भाव था। एक पृथ्वी प्रणाली दिव्य आपके स्वामी से बहुत शक्तिशाली लगता है ना? उनकी विरासत की आवश्यकताएं बहुत अधिक होनी चाहिए, लिन लान्यू ने कहा। क्या ली युआन के पास सीधे विरासत प्राप्त करने का मौका है? दिव्य सत्ता की विरासत के लिए एक उम्मीदवार के रूप में? यद्यपि उसकी शक्ति सीमित थी, वह अग्नितंत्र दैवीय की मात्र एक नामित शिष्या थी, तथापि वह पहले से ही विश्व के भीतर विश्व के अनेक रहस्यों से परिचित थी। सही, आपको ये समझना चाहिए कि मास्टर यानी आपके गुरु उस पृथ्वी प्रणाली दिव्य के अनुयायी थे। कोमल आवाज जारी रही। ये बहुत पहले उस महान युद्ध के दौरान था जब पृथ्वी प्रणाली दिव्य घातक रूप से घायल हो गए थे, निस्संदेह मर रहे थे और अपने अंतिम प्रयास के साथ मास्टर को दूर भेजने में कामयाब रहे। लेकिन मास्टर भी मृत्यु के भाग्य से बच नहीं सके और तभी दुनिया के भीतर ये दुनिया उनके नष्ट होने से पहले बनाई गई थी। उसने अपने पीछे 2 दिव्य सत्ता विरासत छोड़ी, एक उसकी अपनी और दूसरी उस पृथ्वी प्रणाली दिव्य की। लिन लान्यू ने हल्का सा सिर हिलाया। संसारों के भीतर यह संसार उसके सस्ते स्वामी द्वारा छोड़ा गया था, इसलिए बाहरी दुनिया की जांच स्वाभाविक रूप से अग्निवंश से संबंधित थी। लेकिन वास्तव में इसमें एक और अधिक शक्तिशाली विरासत निहित थी, जो उसके स्वामी के अपने स्वामी द्वारा छोड़ी गई थी। मूल रूप से लिन लान्यू ने पर्याप्त रूप से मजबूत होने पर 7 सितारा सभ्यता में लौटने की योजना बनाई थी। फिर सभ्यता की कुछ प्रतिभाओं को विश्व के भीतर विश्व के परीक्षणों को पार करने का प्रयास करना, ये देखने के लिए कि क्या वे पृथ्वी प्रणाली दिव्य की विरासत हासिल कर सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से ली युआन इतनी जल्दी आ गया था और जल्दी ही सीमा आत्मा की मान्यता प्राप्त कर ली। सीमा आत्मा, ली युआन कैसा है? लिन लान्यू ने पूछा। क्षमता के मामले में वह पर्याप्त होना चाहिए। उसकी प्रतिभा तुमसे कहीं ज्यादा है। ये तो छोड़ो कि तुम अभी तक गुरु के सीधे शिष्य नहीं हो। अगर तुम अंततः एक बन भी गए तो भविष्य में तुम्हारे दिव्य दर्जा प्राप्त करने की संभावना शायद उतनी नहीं है जितनी उसकी है, कोमल आवाज ने स्पष्ट रूप से कहा। हालांकि पृथ्वी प्रणाली दिव्य विरासत का अंतिम परीक्षण व्यक्तिगत रूप से बहुत पहले दिव्य द्वारा छोड़ा गया था। ये वास्तव में क्या है मुझे स्पष्ट नहीं है। लिन लान्यू ने ध्यान से सुना। वह अपने स्वामी द्वारा छोड़े गए कुछ शब्दों से उस पृथ्वी प्रणाली दैवीय की भयावह सीमा का अनुमान लगा सकती थी, जो उसके स्वामी से कहीं अधिक थी। हालांकि ऐसा लगता है कि आपके साथी ग्रामीण के पीछे कोई शक्तिशाली ईश्वर है, कोमल आवाज ने कहा। एक और शक्तिशाली दिव्य? लिन लान्यू आश्चर्यचकित था। क्या तुम्हें यकीन है? 7 सितारा मानव सभ्यता में अब तक कोई भी दिव्य शक्ति प्रकट नहीं हुई थी। निश्चित नहीं, बस इतना ही है कि वह वास्तव में रहस्यमय है, उसके अंदर बहुत सारे रहस्य छिपे हैं, कोमल आवाज ने कहा। वह मेरे लिए जो थोड़ा खतरा पैदा करता है, एक शक्तिशाली दिव्यता के अलावा मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता। तो मैंने गहराई से अध्ययन नहीं किया है। इस अंतहीन समय अंतरिक्ष में कई रहस्य हैं और उन्हें हमेशा जांचने की जरूरत नहीं है, कोमल आवाज ने कहा। कभी कभी यह आपदा ला सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने गुरु और उनके स्वामी की मृत्यु का कारण याद रखो। हमेशा अंतहीन समय के प्रति विस्मय में रहो, कोमल आवाज ने सलाह दी। समझ गया, लिन लान्यू ने गंभीरता से जवाब दिया। वह दोनों देवताओं के पतन के कारणों के बारे में स्पष्ट थी। वे बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से मारे गए, लेकिन यह अन्यायपूर्ण नहीं था। ऐसा लगता है कि उसने 9 परतों वाली ताराशिरा को जागृत कर लिया है और साथ ही एक सर्वोच्च तारा तकनीक भी विकसित कर ली है, कोमल आवाज ने कहा। 9 परत सितारा नस। लिन लान्यू का दिल तेजी से चौंक गया। क्या वह पहले से ही एक प्रधान योद्धा बन गया है? इतनी जल्दी? एक दिव्य सत्ता की नामित शिष्या के रूप में उसकी दृष्टि पहले से कहीं अधिक श्रेष्ठ हो गई थी। समय बीत गया।
सीमा आत्मा की कथा के साथ लिन लान्यू ने दुनिया के भीतर की कुछ घटनाओं को लगभग समझ लिया और ली युआन द्वारा की गई कई चीज़ों के बारे में भी जान लिया, जिससे वह और अधिक आश्चर्यचकित हो गई। ली युआन की ताकत इस हद तक बढ़ गई थी। पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी द्वारा छोड़ी गई विरासत का फैसला करना आपके लिए नहीं है, आपको केवल जानने का अधिकार है। कोमल आवाज़ बोली, चलो देखते हैं कि क्या वह परीक्षण पास कर सकता है। यदि वह विरासत की अंतिम परीक्षा को पार कर सकता है तो वह यहाँ भी आएगा और शुरू में दुनिया के भीतर दुनिया को नियंत्रित करेगा। महम, लिन लान्यू ने थोड़ा सिर हिलाया। आगे, मास्टर द्वारा छोड़ी गई दिव्य कलाकृति, यहाँ तक कि पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी का उत्तराधिकारी भी इसके लिए संघर्ष करने का पात्र है, क्योंकि यह वास्तव में पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी द्वारा छोड़ी गई थी। कोमल आवाज जारी रही, वह दिव्य कलाकृति अत्यंत कीमती है और इसमें बड़े निहितार्थ शामिल हैं। मास्टर के मालिक की मृत्यु इसके कारण हुई। एक बार ली युआन को पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी की विरासत प्राप्त हो जाए तो उसकी प्रतिभा को देखते हुए वह आपसे पहले दिव्य कलाकृति प्राप्त करने की अत्यधिक संभावना रखता है। कोमल आवाज ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह दिव्य कलाकृति, मेरे गुरु ने अपनी दिव्य इंद्रिय की छाया छवि में उल्लेख किया है कि जीवन में उनका सबसे बड़ा अफसोस इसे प्राप्त करना था। लिन लान्यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सिर्फ एक नामित शिष्य हूँ, भले ही मैं गुरु की इच्छा के अनुसार एक प्रत्यक्ष शिष्य बन जाऊँ। उन्होंने मुझे इसकी लालसा न करने की सलाह दी। लिन लान्यू आत्म जागरूक थी, नामित शिष्य बनना पहले से ही उसके रक्त जागृति के कारण था। यदि वह भविष्य में प्रत्यक्ष शिष्या बन सकी तो ये सौभाग्य की बात होगी। अंतिम विरासत की दिव्य कलाकृति कम से कम ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह वर्तमान में मनोरंजन करने का साहस कर सके। गुरु की इच्छा के अनुसार यदि वह भविष्य में प्रत्यक्ष शिष्या बन सकती है तो उसे केवल दिव्य कलाकृति वापस करनी होगी और वह अंतिम इच्छा पूरी कर देगी। उस दिव्य कलाकृति के बारे में क्या? मूलतः ये पृथ्वी प्रणाली के उत्तराधिकारी दिव्य सत्ता के लिए था। अल्पविराम, दिव्य महल के खंडहरों के भीतर, उस दिव्य हॉल के भीतर। तीसरी परत का परीक्षण कहाँ है? क्या यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है? ली युआन ने मन ही मन सोचा। अचानक ली युआन, दिव्य हॉल में अचानक एक कोमल आवाज गूंजी, आप मुझे सीमा आत्मा कह सकते हैं और मैं पूरी दुनिया का नियंत्रक भी हूँ। सीमा आत्मा? ली युआन अंदर से हैरान था। 100% फ्री स्टॉक एनालिसिस एंड शेयर प्राइस फोरकास्ट्स, AI ड्रिवन स्टॉक प्रेडिक्शंस, नो व्हेन टू बाय और सेल विद ईज। उसे तुरंत एहसास हो गया कि मोहू की मृत्यु के समय उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जो फुसफुसाहट पकड़ी थी वह इसी सत्ता से आई होगी। अंतिम विरासत स्थल को खुलने में कुछ समय लगेगा। बाउंड्री स्पिरिट की आवाज़ गूंजी, अब आपके लिए चुनने का समय आ गया है। यदि आप चाहें, उसने आगे कहा, तो मैं आपको अंतिम विरासत स्थल पर भेज दूंगी। यदि तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, सीमा आत्मा ने कहा। मुझे चुनना होगा। ली युआन ने अपने पिछले अनुमान पर विचार किया। अंतिम विरासत स्थल पर क्या होता है इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी इसलिए गिर गया क्योंकि एक दुश्मन ने उसे मार डाला। वह दिव्य शत्रु निश्चित रूप से आपको मारने के लिए अपनी पूरी ताकत से प्रयास करेगा जब उन्हें पता चलेगा कि आप उत्तराधिकारी हैं। सीमा आत्मा ने उदासीनता से कहा, अपने लिए लाभ और हानि पर विचार करें। आपके पास निर्णय लेने के लिए 1 मिनट है। पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी की अंतिम विरासत स्थल पर जाना है या नहीं? सीमा आत्मा ने धीरे से कहा। बिना कुछ सोचे ली युआन मुस्कुराया और कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। कोई दुश्मन दिव्य प्राणी मेरा शिकार कर रहा है? क्या मजाक है? पहले उन्हें मुझे ढूंढना होगा। मेरे सीनियर डोनफेंग जी की तरह विभिन्न सभ्यताओं के कितने शक्तिशाली प्राणी उसे मारना चाहते हैं। निश्चित रूप से उनमें दिव्य प्राणी भी होंगे, लेकिन क्या कोई सफल हुआ है? इसके विपरीत ऐसा प्रतीत होता है कि डोनफेंग जी द्वारा कई देवताओं का वध किया गया तथा उनका नाम कई विदेशी सभ्यताओं में जाना गया। यदि कोई शक्तिशाली है तो उसे शत्रु से क्यों डरना चाहिए? ली युआन ने जितना अधिक सीखा और उसका क्षितिज जितना ऊंचा हुआ, दिव्य प्राणी बनने की उसकी इच्छा उतनी ही प्रबल होती गई। अच्छा, संचरण के लिए तैयार हो जाओ। सीमा आत्मा की आवाज़ कोमल रही। 3, 2, 1। एक गुनगुनाहट, एक अदृश्य लहर ने ली युआन को घेर लिया और अगले ही पल वह दिव्य हॉल से गायब हो गया। अल्पविराम, संसार के भीतर संसार की गहराई में एक रहस्यमय स्थान। एक अदृश्य उतार चढ़ाव बह गया। ली युआन को अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ और कई सेकंड के बाद जब सब कुछ साफ हो गया तो वह पहले से ही एक विशाल, पूरी तरह से बंद हॉल में था। हवा मूल शक्ति के उतार चढ़ाव की ऐसी समृद्ध खुशबू से भरी हुई है। ली युआन ने चुपचाप इस हॉल को देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। अत्यंत भव्य, दोनों तरफ 1 दर्जन से ज्यादा दिव्य स्तंभ थे जिनमें से हर एक सैकड़ों मीटर ऊंचा था। मंदिर में सिंहासन भी असाधारण रूप से विशाल था, लेकिन 7 सितारा सभ्यता में ऐसी संरचनाएं लगभग नहीं थीं। आखिर वहां रहने वाले का आकार क्या होगा? क्या ये हो सकता है कि यह पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी एक विशालकाय था? ली युआन ने मन ही मन सोचा।
वह खुद को रोक न सका और विशाल हॉल के केंद्र की ओर चल पड़ा। पूरे हॉल की सजावट बहुत साधारण थी, स्तंभों पर कोई नक्काशी या उभार नहीं था। अचानक ली युआन ने 1000 मीटर दूर भव्य हॉल की दाहिनी ओर की दीवार की ओर देखा, जहां अनगिनत आकृतियां उकेरी गई थीं। वे सितारों और तारों भरे आसमान के दृश्यों को चित्रित करते प्रतीत होते थे। तारों से भरे आकाश का नक्शा। ली युआन पहले तो चौंका, तभी वह विशालकाय तारों वाले भित्तिचित्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसमें कोई रहस्य छिपा हो। ये तार्किक सच्चा इरादा है। ली युआन ने जल्दी ही रहस्य का एक निशान पकड़ लिया। असंख्य तारों का मानचित्र, तार्किक सच्ची मंशा। ली युआन का दिल हिल गया। मैंने कभी भी तार्किक सच्ची मंशा के उतार चढ़ाव को इतनी स्पष्टता से महसूस नहीं किया है। इतने लंबे समय तक, जब से उसने सूक्ष्मता के स्तर पर तार्किक अर्थ की साधना शुरू की थी, ली युआन गुप्त मैनुअल का अभ्यास कर रहा था, जिसमें बाईशान सेमी डिवाइन की विभिन्न अंतर्दृष्टि और तार्किक सच्चे इरादे पर मार्गदर्शन शामिल था। ये वास्तव में इस गुप्त मैनुअल की वजह से था कि ली युआन स्वर्ग और मनुष्य की एकता के मार्ग पर तेजी से खेती करने में सक्षम था। प्रकृति के जटिल रहस्य को समझने के लिए मैनुअल से जानकारी प्राप्त करके उन्होंने अपनी भाला तकनीक को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन तार्किक अर्थ के विभिन्न मार्गदर्शन मूलतः अभी भी बहुत अस्पष्ट थे। कई पेचीदगियां अपरिभाषित और अवर्णनीय थीं। जब ली युआन ने 5वें चरण के मध्यवर्ती रैंक में कदम रखा और विशेष रूप से ट्रू इंटेंट किलिंग मूव स्टार रिवर वल्प बनाने के बाद, ये भावना और भी तीव्र हो गई। अब की तरह ली युआन की भाला तकनीक की साधना उसकी अपनी समझ और अटकलों पर अधिक निर्भर थी। स्वर्ग और पृथ्वी के संचालन में अनगिनत जटिल उतार चढ़ाव शामिल थे और उसके लिए सबसे उपयुक्त सच्चे इरादे के उतार चढ़ाव को खोजना बेहद मुश्किल था। सौभाग्य से ली युआन की समझ शुरू से ही बहुत अधिक थी और उसने एक उड़ते हुए स्वर्ग स्तर की आत्मा प्राप्त की थी। इसलिए पृथ्वी सितारा शिरा के सच्चे समाधान की खेती ने उसे पृथ्वी शिरा के साथ अत्यधिक संगत बना दिया। इसलिए ली युआन की भाला तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन वह अभी भी तार्किक सच्चे इरादे में महारत हासिल करने से बहुत दूर था। अब ये तार्किक सच्चे इरादे का उतार चढ़ाव। ली युआन ने अपनी सांस रोक ली, अनगिनत तारों वाले दृश्यों से उकेरी गई विशाल पत्थर की दीवार को देखते हुए। पूरी पत्थर की दीवार 100 मीटर से अधिक चौड़ी और 50 मीटर से अधिक ऊंची थी। अविश्वसनीय रूप से विशाल। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय ली युआन के दिल में उसके सामने स्थित तार्किक पत्थर की दीवार पहले से ही उसके द्वारा प्राप्त सभी खजानों के मूल्य को पार कर चुकी थी। परम खजाना। ये निश्चित रूप से एक परम खजाना था, क्योंकि पत्थर की दीवार से निकलने वाले तार्किक उतार चढ़ाव को महसूस करके और फिर उन्हें अपने साथ शामिल करके ली युआन संभवतः अपनी भाला तकनीक की साधना को काफ़ी हद तक तेज कर सकता था। बाईशान सेमी डिवाइन प्रिंसिपल फैंग हाई दोनों ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी को समझते हुए वे शायद ही मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। ये स्वयं पर अधिक निर्भर करता है। ली युआन ने देखा और कहा, गलत। वे गलत थे। ऐसा नहीं है कि वे मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकते। बात यह है कि उनके क्षेत्र पर्याप्त ऊंचे नहीं हैं। इस विशाल पत्थर की दीवार को देखना और समझना मार्गदर्शन के लिए एक वास्तविक सच्चे इरादे वाले प्रशिक्षक की तरह है। ली युआन की आंखें चमक उठीं। इस समय ली युआन के दिल में उस अदृश्य पृथ्वी प्रणाली दिव्य के लिए अत्यधिक सम्मान था। सचमुच दिव्य। केवल मैं इस विशाल पत्थर की दीवार को कैसे हिला सकता हूँ? ली युआन ने मन ही मन झिझकते हुए कहा। इसके अलावा वह अंतिम परीक्षण क्या होगा जिसके बारे में सीमा आत्मा ने बात की थी? अचानक ली युआन को पूर्वाभास हो गया था और वह अनायास ही देखने के लिए मुड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लगभग 10 मीटर ऊंचे स्थान में एक लड़की अचानक प्रकट हुई, जो किसी प्रेत की तरह लग रही थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लंबे बाल नीचे की ओर लहरा रहे थे। वह सफ़ेद गौज पहने हुए थी, नंगे पैर हवा में खड़ी थी, अपनी उत्साही आंखें खोलकर ली युआन को देख रही थी, मानो उसे देख रही हो। बहुत सुंदर। यही ली युआन का पहला विचार था। ये निश्चित रूप से सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे ली युआन ने कभी देखा था। एलिसिया लिन लान्यू की तरह उन सभी का स्वभाव और रूप उत्कृष्ट था, लेकिन कोई भी उसके सामने वाली लड़की की तुलना नहीं कर सकता था। विशेषकर उस पारलौकिक और अलौकिक गुण के कारण किसी को यह महसूस होता था कि किसी भी प्रकार का अपमानजनक विचार मन में रखना अपवित्र है। एकमात्र चीज़ जिसने ली युआन को थोड़ा हैरान किया वह थी लड़की की आकृति, जो कुछ हद तक भ्रामक लग रही थी, कुछ हद तक अवास्तविक। सौभाग्य से ली युआन की इच्छाशक्ति काफ़ी मजबूत थी और एक सेकंड के भीतर उन्होंने कई विचारों को दबा दिया और सम्मानपूर्वक कहा, जूनियर ली युआन, मैंने अपने सीनियर को देख लिया है। सीमा आत्मा ने कहा कि वह पृथ्वी प्रणाली दिव्य के विरासत के हॉल को नियंत्रित नहीं कर सकता, जो इस स्थान की विशिष्टता को समझाने के लिए पर्याप्त था। ऐसी महिला की उपस्थिति ही ली युआन को उसके प्रति आदर भाव रखने के लिए पर्याप्त थी। ली युआन। सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने ली युआन को उत्सुकता से देखा। उसकी आवाज़ स्वर्ग से संगीत की तरह मधुर थी,
क्या आप लिटिल फायर द्वारा संदर्भित उत्तराधिकारी हैं जो मेरे पिता की विरासत को प्राप्त करने की आशा रखते हैं? छोटी आग। पिताजी। ली युआन आश्चर्यचकित था और कुछ हद तक उलझन में था। ये गुफा स्वर्ग दुनिया से सीमा आत्मा है जिसने आपको यहाँ भेजा है, सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। गुफा स्वर्ग दुनिया अग्नि प्रणाली दिव्य का खजाना है, इसलिए मैं सीमा आत्मा को छोटी आग कहती हूँ। सीमा आत्मा छोटी आग थी। ली युआन आश्चर्यचकित था। अचानक ली युआन को एक आभास हुआ और वह सफ़ेद कपड़े वाली लड़की की ओर देखे बिना न रह सका। वरिष्ठ, क्या आप पृथ्वी प्रणाली दैव्य की बेटी हैं? एक देवता की बेटी? क्या ये सच हो सकता है? वास्तव में, प्राचीन मशाल दिव्य मेरे पिता हैं, सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। प्राचीन मशाल दिव्य? क्या ये पृथ्वी दैवी तंत्र का वास्तविक नाम था? सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने आगे कहा, लेकिन मेरे पिता पहाड़ी दिग्गज वंश से हैं, जबकि मैं इंसान नहीं हूँ। तुम इंसान नहीं हो? ली युआन हैरान रह गया। ठीक है, मैं इंसान नहीं हूँ, सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की ने सिर हिलाया जैसे कि यह बिल्कुल स्वाभाविक हो। आपको इन विवरणों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिता के निधन से पहले उन्होंने मुझे हॉल ऑफ इनहेरिटेंस की देखरेख करने का काम सौंपा था। अगर आप मेरे पिता के शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको उनके द्वारा छोड़े गए शुरुआती परीक्षण से गुजरना होगा। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। हालांकि उसे अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि सफ़ेद कपड़े वाली वह लड़की मानव थी या नहीं, कम से कम उसे ये तो पता था कि उसका भाग्य उसके हाथों में था। मैंने आपके पहले 2 परीक्षण देखे हैं। सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने ली युआन को देखा। अभी 20 साल की उम्र नहीं हुई है और आप विकास के लिए शक्तिशाली रक्तरेखाओं पर निर्भर नहीं हैं। 5वें चरण के कौशल, एक उड़ते स्वर्ग स्तर की आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप वास्तव में बहुत उत्कृष्ट हैं। और लिटिल फायर के अनुसार ऐसा लगता है कि आपने कई स्टार मेरिडियन को जगाया है, जिनमें से एक 9 परतों वाली स्टार नस है। सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए ली युआन को देखा। ली युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे ये सब कैसे पता चला? इस पर ध्यान मत दो, ये दुनिया लिटिल फायर द्वारा नियंत्रित है, इससे लगभग कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता है। सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके भीतर कुछ रहस्य अवश्य होंगे, लेकिन फिर किस असाधारण प्रतिभा का भाग्य उनके पक्ष में नहीं होता? हम साधना नहीं कर सकते, इसलिए हमें आपके रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिटिल फायर की नियंत्रित दुनिया। ली युआन ने मन ही मन सोचा। असंख्य तारों का मानचित्र _2। तथापि ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद कपड़े वाली लड़की को माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस के बारे में पता नहीं था। ये तारा क्षेत्र केवल कुछ आयामी विमानों से जुड़ा हुआ है और यह छिपा हुआ था और हाल ही में, लगभग 100 साल पहले तक वास्तव में उभरा नहीं था। आप जैसी प्रतिभा का यहाँ आना वास्तव में बहुत दुर्लभ है, सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने कहा। ली युआन का मन हलचल मचा। शरण लेना? किससे शरण लेना? क्या यह अन्य देवताओं की खोज से शरण लेना था? लेकिन ये दूसरे स्तर का तारा क्षेत्र था। भले ही वे दैवीय शक्ति के समान शक्तिशाली हों, फिर भी उन्हें इसमें प्रवेश नहीं मिल सकता था। तार्किक रूप से आपने जो प्रतिभा दिखाई है, अगर मेरे पिता अभी भी जीवित होते तो वे शायद आपको सीधे शिष्य के रूप में लेने के लिए तैयार होते। सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने ली युआन को देखा। लेकिन अब जब मेरे पिता का निधन हो चुका है तो हमें उन कई नियमों का पालन करना चाहिए जो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले छोड़े थे। इसलिए आप केवल परीक्षण पास करके ही मेरे पिता के शिष्य बन सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने लड़की ने गंभीरता से कहा। ली युआन ने सोचा। सीमा आत्मा और उसके सामने सफ़ेद कपड़े वाली लड़की दोनों ही थोड़े कठोर लग रहे थे। कुछ कृत्रिम बुद्धि की तरह, जो अपने स्वामी द्वारा दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन करते हैं। लचीलेपन में असमर्थ। क्या मैं पूछ सकता हूँ, वरिष्ठ, ये परीक्षण क्या है? ली युआन ने पूछा। मुझे सीनियर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सफ़ेद कपड़े पहने लड़की ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मेरा नाम गु यू है, आप मुझे बस मेरे नाम से बुला सकते हैं। हाँ, सीनियर गु यू, ली युआन ने गंभीरता से उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की एक पल के लिए चौंक गई, फिर असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। तो फिर सीनियर ही है। खैर, मुकदमा तो यही है। वूश! उसके हाथ के एक झटके से सुनहरी धातुई तरल की 3 बूंदें अचानक खाली जमीन से उभरी, ऊपर उठती और घूमती रहीं। अंततः वे सुनहरे कवच पहने 3 आकृतियों में परिवर्तित हो गईं। वे तीनों, जिनमें से प्रत्येक की आभा असाधारण थी, हाथ में हथियार लिए वहां खड़े थे। और अचानक उन सभी ने अपनी आंखें खोलीं, जो जीवन से भरी हुई थीं और ज्ञान के प्रकाश से चमक रही थीं। युद्ध देवता गु यू, युद्ध देवता। तीनों स्वर्ण कवचधारी योद्धाओं ने उत्साहपूर्वक खुशी मनाई और सम्मानपूर्वक सलामी दी। युद्ध देवता। ली युआन उस लड़की को देखकर अचंभित रह गया जो एक प्रेत की तरह हानिरहित लग रही थी। मैं युद्ध की देवता नहीं हूँ, ये बुरा लगता है। लड़की का सिर खड़खड़ाहट की तरह आगे पीछे हिल रहा था। ली युआन हैरान था। उसे लगा कि सफ़ेद कपड़े वाली लड़की वाकई एक जवान लड़की जैसी थी। ठीक है ली युआन, तुम्हारा परीक्षण बहुत सरल है, सफ़ेद पोशाक वाली लड़की ने ली युआन की ओर देखा। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपने परीक्षण के लिए कठिनाई के विभिन्न स्तरों का सामना करना पड़ता है।
मैंने तुम्हारी उम्र, कौशल स्तर, आध्यात्मिक शक्ति और स्टार मेरिडियन प्रतिभा का अवलोकन किया है और तुम्हारे द्वारा सामना किए जाने वाले परीक्षण की कठिनाई पर एक व्यापक निर्णय लूंगा। परीक्षण की अंतिम परत वास्तव में तुम्हारी समझ की परीक्षा है। समझ। ली युआन ने इस पर विचार किया। आपके पास 3 महीने हैं, सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने कहा। यदि आप 3 महीने के भीतर तीसरे स्वर्ण कवचधारी योद्धा को हरा सकते हैं तो आप नाम में शिष्य बन सकते हैं। यदि आप दूसरे स्वर्ण बख्तरबंद योद्धा को हरा सकते हैं तो आप एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य बन सकते हैं। यदि आप पहले स्वर्ण बख्तरबंद योद्धा को हरा सकते हैं तो आप प्रत्यक्ष शिष्य बन सकते हैं, गु यू ने घोषणा की। एड्स बाय पब फ्यूचर। 3 महीने, 3 स्वर्ण कवचधारी योद्धाओं को हराना। ली युआन खुद को रोक नहीं सका और उसने मुड़कर 3 स्वर्ण कवचधारी योद्धाओं की ओर देखा। उन्होंने भी ली युआन को देखकर मुस्कुराया। मैं तीसरे नंबर पर हूँ। मैं नंबर 2 हूँ। अंतिम स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने अपने कंधे उचका दिए। स्वाभाविक रूप से वह सबसे शक्तिशाली था। नंबर 1। अल्पविराम। ये पत्थर की दीवार, आपने इसे पहले काफी समय तक देखा था। अपने राज्य के साथ आपको इसका रहस्य देखने में सक्षम होना चाहिए। गुयू ने दूरी पर विशाल दीवार की ओर इशारा किया और कहा, इसे असंख्य सितारों का नक्शा कहा जाता है। असंख्य तारों का नक्शा। ली युआन ने ऊपर देखा। नाम बिल्कुल सही बैठा। ये ज्ञान प्राप्ति में सहायक एक खजाना है जिसे मेरे पिता ने अनजाने में प्राप्त किया था। ये देवताओं के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन देवताओं से नीचे के लोगों के लिए इसके बहुत फायदे हैं। यह मनुष्यों को कानूनों के रहस्यों को जल्दी से समझने में मदद करता है, गुयू ने कहा। ली युआन ने सिर हिलाया, क्योंकि वह पहले से ही असंख्य तारों के मानचित्र के चमत्कार को महसूस कर चुका था। 3 महीने के भीतर आप साधना के लिए और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए असंख्य सितारों के नक्शे का अवलोकन कर सकते हैं। आप स्वर्ण कवचधारी योद्धाओं में से किसी को हरा सकते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है, गुयू ने ली युआन की ओर देखते हुए कहा। मैं अब चलता हूँ। ओह, और अगर आपको लगता है कि आप परीक्षण पास नहीं कर सकते हैं और जल्दी ही हार मान लेना चाहते हैं तो आप बस मेरा नाम पुकार सकते हैं, लड़की ने खिलखिलाकर कहा। मैं आपको भेज दूंगी। हम। बिना कोई आवाज़ किए वह हॉल से गायब हो गई। अल्पविराम। उत्तराधिकार का हॉल अचानक शांत हो गया। केवल ली युआन और 3 स्वर्ण बख्तरबंद योद्धा एक दूसरे को घूरते रह गए। सफ़ेद वस्त्र पहने लड़की की तुलना में तीनों स्वर्ण कवचधारी योद्धा और भी अधिक मंदबुद्धि थे, यहाँ तक कि बोलने की पहल भी नहीं कर रहे थे। 3 महीने के भीतर मैं 3 स्वर्ण कवचधारी योद्धाओं को हरा दूंगा और एक प्रत्यक्ष शिष्य बन जाऊंगा। ली युआन ने 3 मजबूत स्वर्ण कवचधारी योद्धाओं को देखा और सोचा, इससे पार पाना कठिन लग रहा है, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। उन्होंने पहले ही परीक्षण की पहली परत में अपनी पूरी ताकत दिखा दी थी, इसलिए गु आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये तथ्य कि उसने इन तीनों को यहाँ छोड़ दिया, ये दर्शाता है कि उसे उस पर एक निश्चित विश्वास था। ये सोचते हुए ली युआन आगे बढ़ा। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, मैं आपकी ताकत का परीक्षण करना चाहता हूँ। तीनों स्वर्ण कवचधारी योद्धा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हम सिर्फ लिक्विड मेटल ऑटोमेटन हैं जिन्हें हमारे मालिक ने छोड़ा है। हम वरिष्ठ की उपाधि के लायक नहीं हैं। बस हमें हमारे नंबरों से बुलाओ। तीसरे स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मुझे सबसे पहले अपनी शक्ति का परीक्षण करने दो। मुझे हराओ और तुम नंबर 2 को चुनौती दे सकते हो। ठीक है, ली युआन ने सिर हिलाया। अल्पविराम। जल्दी से ली युआन और तीसरे स्वर्ण बख्तरबंद योद्धा ने अपनी स्थिति ले ली और महान हॉल के विपरीत दिशाओं में खड़े होकर एक दूसरे को देखते हुए 100 मीटर की दूरी पर खड़े हो गए। पहले और दूसरे योद्धा एक तरफ खड़े होकर बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि नंबर 3 जीत सकता है? दूसरे स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने पूछा। ये युवा इतनी दूर तक पहुंचने में कामयाब रहा, जिसका मतलब है कि उसके पास उल्लेखनीय ताकत है। अगर गुयू ने उसे एक परीक्षण दिया तो उसे यकीन है कि उसके पास होने का मौका है। पहले गोल्डन आर्मर्ड योद्धा ने कहा, चलो बस देखते हैं। दूसरे स्वर्ण बख्तरबंद योद्धा ने सिर हिलाया। उस पल में धमाका धमाका, ली युआन और नंबर 3 दोनों प्रतिरूप में बदल गए और तुरंत एक दूसरे पर टूट पड़े। असंख्य तारों का मानचित्र _3। हम। ली युआन का शरीर तुरंत एक ओरिजिनल पावर बैटल सूट से ढक गया, जो हल्के पीले प्रकाश से चमक रहा था। उसकी आभा आश्चर्यजनक थी। लेकिन नंबर 3, वह एक युद्ध देवता की तरह दिखाई दिया। हाँ, नंबर 3 गुस्से से चिल्लाया, अचानक अपने युद्ध कुल्हाड़ी को घुमाया। मूल शक्ति से रहित ये शक्ति का एक विस्फोट मात्र था। फुफ, कुल्हाड़ी बिजली की तरह चमकी। हवा हिंसक रूप से हिल गई, मानो अंतरिक्ष 2 भागों में विभाजित हो गया हो। गति भयावह थी, शक्ति चौंकाने वाली। हम। ली युआन ने अपना ब्लैक चेन भाला भी घुमाया। मूल शक्ति से भरपूर लंबा भाला अचानक फट पड़ा। भाला क्षैतिज रूप से उठा, कुल्हाड़ी की उग्र मार को रोकने का प्रयास किया।
धमाका, भयानक टक्कर, दोनों पक्षों की ओर से लाखों किलोग्राम की ताकत एक साथ फूट पड़ी, सभी दिशाओं में एक दृश्यमान आघात तरंग फैल गई। भयानक शक्ति ने दोनों लड़ाकू विमानों को पीछे की ओर उड़ा दिया। ली युआन 10 मीटर से अधिक दूर उछला, जबकि नम 3 केवल कुछ मीटर ही उड़ सका, जो स्पष्ट रूप से ताकत में अधिक था। कितनी भयानक शक्ति है! उसकी ताकत का विस्फोट मुझसे कहीं ज्यादा है, कम से कम 27 के स्तर पर। ली युआन ने तुरंत फैसला किया, हालांकि उसकी कुल्हाड़ी तकनीक काफी कठिन है, जाहिर तौर पर अभी तक स्वर्ग और मनुष्य की एकता के स्तर तक नहीं पहुंच पाए है। ताकत के मामले में गोल्डन आर्मर्ड वॉरियर को पूर्ण लाभ प्राप्त था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन कौशल के मामले में ली युआन का पलड़ा भारी था। युवा लड़के, तुम्हारी ताकत तो बस इतनी सी है। नंबर 3 ने जोर से हंसते हुए बिजली की तरह हमला किया, उसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी से एक और भयंकर वार किया। स्विश! फिर भी ली युआन तुरंत ही आगे बढ़ गया, उसकी चाल अविश्वसनीय रूप से चुस्त थी, उसने तुरंत ही उस भयानक झटके को चकमा दे दिया। उसकी गति तेज नहीं थी, फिर भी वह हमेशा बचने में कामयाब रहा। इतनी मजबूत चाल तकनीक! नंबर 3 की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने संकोच नहीं किया, कुल्हाड़ी तेजी से पलट गई, चिल्लाते हुए उसने इसे एक बार फिर ली युआन की ओर नीचे लाया। स्विश 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 स्विश! विशाल आकाश में केवल कुल्हाड़ी की रोशनी के चाप देखे जा सकते थे, उनकी शक्ति भयावह थी। लेकिन ली युआन कभी कभी कुल्हाड़ी के वार को रोकने के लिए अपने भले को आगे बढ़ाने के अलावा वार का सामना नहीं कर पाता था। संपर्क होने पर वह दूर चला जाता था, ज्यादातर समय हमलों को चकमा देने के लिए आसानी से अपने कदम बदल लेता था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ खेल रहा हो और नंबर 3 क्रोध में चिल्ला रहा हो, फिर भी पूरी तरह असहाय हो। लगातार कई दर्जन बार चकमा देने के बाद मारो, जब नंबर 3 ने एक बार फिर चिल्लाते हुए अपनी कुल्हाड़ी से हमला किया। अब समय आ गया है। ली युआन की आंखें सिकुड़ गईं, अचानक उसने अपनी स्थिति बदल ली, एक अजीब कोण पर नंबर 3 की तरफ बढ़ गया, उसका ब्लैक चेन भाला एक शक्तिशाली झटके के साथ फट गया। तेज, सटीक, दर्जनों बार छलांग लगाने के बाद वह नंबर 3 की सभी युद्ध आदतों से परिचित हो गया। फिर उसने प्रतिद्वंद्वी के सबसे कमजोर क्षण का फायदा उठाया। स्प्लैश! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, भाला एक भयंकर अजगर की तरह आश्चर्यजनक शक्ति के साथ मुड़ा हुआ था, और जब नम 3 गुस्से और असहाय होकर देख रहा था, तब भाले की नोक पहले ही उसकी बगल और पेट में घुस चुकी थी। भयानक बल ने तुरंत विस्फोट किया और नम 3 के शरीर को पूरी तरह से भेद दिया। एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट के लिए ऐसा घाव निस्संदेह घातक होगा, लेकिन नंबर 3 हमेशा की तरह जीवंत रहा, मानो उसके शरीर पर लगे घाव का कोई असर ही न हुआ हो। मैं हार गया, नंबर 3 ने असहाय होकर कहा। ली युआन, आपका भला वास्तव में तेज है। तरल धातु के गोलेम के रूप में वे लगभग अविनाशी थे, उनके पूरे शरीर में अनिवार्य रूप से किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु का अभाव था। आप बहुत दयालु हैं। ली युआन मंद मंद मुस्कुराया। उनके बीच शारीरिक गुणवत्ता में बड़ा अंतर था, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं था, और अपने बेहतर कौशल के साथ वह स्वाभाविक रूप से जीत के लिए सबसे अच्छे अवसर पर कब्जा कर सकता था। नंबर 3 को हराया, कम से कम मेरे पास नामात्र का शिष्य बनने की योग्यता है। ली युआन ने मुस्कुराहट का एक संकेत प्रकट किया। उनकी आधार रेखा सुरक्षित थी। अल्पविराम, कुछ ही समय में ली युआन और नंबर 2 गोल्डन आर्मर्ड वॉरियर के बीच लड़ाई छिड़ गई। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! नंबर 2 ने घुमावदार तलवारों की एक जोड़ी का इस्तेमाल किया। उनकी ताकत और गति नंबर 3 के बराबर थी, लगभग 27 स्तर की। लेकिन उनकी तलवार चलाने की तकनीक कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, उनकी चालें चमकती हुई थीं, एक वार के बाद दूसरा वार, जिससे ली युआन को कदम दर कदम पीछे हटना पड़ रहा था। बहुत तेज, 98.6 सटीकता के साथ सर्वश्रेष्ठ स्टॉक चुनने के लिए AI संचालित अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। प्रतिदिन 15 मिनट ये काम करें और प्रति घंटे 17,250 रुपये कमाएं। इसे देखें। तलवार की रोशनी गति के चरम पर पहुंच गई। छप! तलवार की रोशनी की एक धार अचानक पार हो गई, जो ली युआन की छाती पर बुरी तरह से वार कर रही थी। ली युआन के वापस लौटने पर भी तलवार की तेज रोशनी ने अभी भी मूल शक्ति युद्ध सूट को धीरे धीरे खोल दिया। भयानक शक्ति ने उसके पूरे शरीर को हिला दिया, उसका खून और क्यूई लगभग उबलने लगा। खून की एक धार बाहर निकली। ली युआन घायल हो गया। हार मान लो। नंबर 2 मुस्कुराया। बच्चे, मेरा सुझाव है कि तुम ज्यादा अभ्यास करो, 3 महीने के अंदर नंबर 1 को हराने की कोशिश करो। और अचानक नंबर 2 के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि ली युआन की भाला तकनीक अचानक बदल गई। पहले की व्यापक खुली और तेज गति से एक लुढ़कती और विशाल लहर में यह एक विशाल भंवर की तरह था, जो नंबर 2 को अंदर खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था। आसानी से नंबर 2 की सभी चालों को रोक दिया। प्रभावशाली, इतनी तेज तलवार तकनीक, मुझे लगा कि मैं अपने सच्चे इरादे का उपयोग करने से पहले नंबर 1 तक टिक सकता हूं। ली युआन ने चुपचाप सोचा। पारंपरिक स्टेलस्पियर तकनीक के साथ, हालांकि चालें नंबर 2 की तुलना में थोड़ी अधिक गहन थीं।
ताकत में अंतर बहुत अधिक था। उसे सच्चे इरादे वाली चाल का उपयोग करना होगा। छप ली युआन का लंबा भला आकाश में चमकते हुए एक तारे की तरह चला। एक बार जब ये बड़े पैमाने पर लुढ़का तो बल अकल्पनीय रूप से महान हो गया, चाहे व्यापक रूप से या क्रूरता से जोर लगाना। परत दर परत नंबर 2 की ओर दबाव डालना। ली युआन ने अपना सर्वस्व दे दिया, और ऐसा सैकड़ों हमलों के बाद हुआ। ली युआन की गति में कोई कमी नहीं दिखी, जबकि नंबर 2 अंततः टिक नहीं सका, उसकी तलवारें नाटकीय रूप से धीमी हो गईं। फुट भाला तकनीक लगातार प्रवाहित हुई, प्रत्येक चाल बिना रुके, और अंत में ली युआन का अचानक प्रहार नंबर 2 के गले को पार कर गया, उसकी सुनहरी त्वचा को भी चीरता हुआ। बहुत सारा तरल पदार्थ बहा। परिणाम तय हो गया, मैं हार गया। नंबर 2, जिसका गला तेजी से ठीक हो रहा था, कुछ असहाय भाव से बोला, बड़े भाई, इस छोटे लड़के का ख्याल सिर्फ तुम ही रख सकते हो। हाँ, अब मेरी बारी है। नंबर 1 गोल्डन आर्मर्ड योद्धा, जो एक दर्शक के रूप में किनारे पर बैठा था, आखिरकार मुस्कुराया। असंख्य तारों का मानचित्र _4 एक और जीत। अब एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य, आंतरिक संप्रदाय का एक दिव्य शिष्य। ली युआन को काफी प्रत्याशा महसूस हुई। वह मदद करने में असमर्थ था, लेकिन महान हॉल के किनारे पर खड़े नंबर 1 योद्धा की ओर देखा। जब तक वह प्रतिद्वंद्वी को पराजित कर देता, वह प्रत्यक्ष शिष्य बन सकता था। अल्पविराम 2 मिनट बाद ली युआन का नंबर 1 गोल्डन आर्मर्ड वॉरियर के साथ आदान प्रदान समाप्त हो गया। ली युआन बुरी तरह पराजित। नंबर 1 योद्धा की गति और ताकत दूसरे और तीसरे योद्धाओं से बहुत अलग नहीं थी। जो चीज़ उसे वास्तव में दुर्जेय बनाती थी वह थी उसकी कुशलता, उसकी तलवार तकनीक। हालांकि ली युआन मानसिक रूप से तैयार था, और दोनों पक्षों ने भले पार करने के क्षण से ही पूरी ताकत लगा दी थी। नंबर 1 गोल्डन आर्मर्ड योद्धा बहुत ही दुर्जेय था, उसका कौशल स्तर ली युआन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। 5वां चरण उच्च रैंक। न केवल उसकी ताकत और गति ली युआन की तुलना में बहुत अधिक थी, बल्कि उसके कौशल भी बहुत अधिक दुर्जेय थे। यहाँ तक कि जब ली युआन ने अपनी सच्ची मंशा वाली हत्या की चाल का प्रयोग किया, तब भी इससे उसे नंबर 1 योद्धा पर कोई लाभ नहीं मिला, वह नुकसान में ही रहा। अंततः सैकड़ों चालों के आदान प्रदान के बाद ली युआन को फिर भी एक बार से उड़ा दिया गया, जो मंदिर के किनारे स्थित सैकड़ों मीटर ऊंचे दिव्य स्तंभ से टकराया। दिव्य स्तंभ की सामग्री अज्ञात थी, इसकी सतह अविश्वसनीय रूप से चिकनी थी, और यहाँ तक कि ली युआन से हुई टक्कर से भी इस पर कोई निशान नहीं पड़ा। तुम हार गए हो, क्या तुम अब भी लड़ना जारी रखना चाहते हो? नंबर 1 स्वर्ण बख्तरबंद योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम लड़ते रहे तो मुझे डर है कि मैं अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा और गलती से तुम्हें मार दूंगा। मुझमें अभी भी कमी है। ली युआन ने हार मान ली, मुस्कान के साथ कहा, जब मैं प्रशिक्षित हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आपको हरा दूंगा। हाँ, अच्छा। अल्पविराम 3 महान स्वर्ण कवचधारी योद्धाओं के साथ युद्ध करने और आंतरिक संप्रदाय शिष्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद ली युआन असंख्य तारों के मानचित्र पर वापस लौट आया। ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष शिष्य बनना और विरासत प्राप्त करना फिलहाल संभव नहीं है। नंबर 1 योद्धा को हराना। ली युआन को अभी अभी का युद्ध दृश्य याद आया। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। एक और, मुझे अपनी शारीरिक गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए, हमारी शारीरिक गुणवत्ता के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करना चाहिए, ली युआन ने खुद से सोचा। दूसरी ओर, मुझे अपने कौशल को भी निखारना जारी रखना चाहिए। 3 महीने। अब जब मैं पृथ्वी ताराशिरा के सच्चे समाधान के साथ अभ्यास कर रहा हूं और मेरे पास असंख्य तारों का यह मानचित्र है, तो देखते हैं कि मैं कितनी दूर तक जा सकता हूं। ली युआन प्रत्याशा से भर गया। पृथ्वी ताराशिरा का सच्चा समाधान प्राप्त करने के बाद से उसे इसका उचित अभ्यास करने का मौका नहीं मिला था। तार्किक सच्चा इरादा। असंख्य तारों के मानचित्र की ओर देखते हुए ली युआन की दुर्जेय आध्यात्मिक शक्ति ने उसमें से निकलने वाले सूक्ष्म और गहन उतार चढ़ाव को महसूस किया। एक विचार के साथ ली युआन की परफेक्ट स्टार नस उसके शरीर के भीतर प्रवाहित होने लगी, और पृथ्वी स्टार नस के सच्चे समाधान का पहला रैंक 9 स्तर भी पूरी तरह से फूट पड़ा, जिससे असंख्य सितारों के मानचित्र की उसकी समझ और भी स्पष्ट हो गई। समय बीत गया। केवल बातें करना और कोई अभ्यास न करना, केवल देखने से गहरी समझ नहीं आती, ली युआन को एहसास हुआ। वह खड़ा हुआ और उसके हाथ में एक ब्लैक चेन भाला प्रकट हुआ। उसने अपने मन में चल रहे अनेक विचारों के अनुरूप भाला तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हुश हुश हुश। लंबा भाला एक ड्रैगन की तरह घूमता था, जो स्वर्ग और पृथ्वी से रहस्यमयी शक्तियों को खींचता था तथा भाले की नोक पर असंख्य दीप्तिमान रोशनियां बुनता था। बिल्कुल ठीक नहीं, यह अधिक भयंकर होना चाहिए, मेरी भाला तकनीक अधिक क्रूर होनी चाहिए। ली युआन ने अपने अंतर्ज्ञान का पालन किया, पूरे दिल से अपनी भाला तकनीक का अभ्यास किया, अथक प्रयास करते हुए अपनी कई अंतर्दृष्टियों को तकनीक में एकीकृत किया। ये सब उसकी भाला तकनीक की शक्ति बढ़ाने के लिए था। लड़के ने भाला चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया है। बड़े भाई को हराना आसान नहीं है। 3 महीने, क्या वह ऐसा कर पाएगा? तीसरे और दूसरे योद्धा ने दूर से देखा, क्योंकि ली युआन अकेले ही भाले का अभ्यास कर रहा था।
धातु की कठपुतलियों के रूप में उनमें सीखने की क्षमता का अभाव था। उनकी शारीरिक शक्ति तो बदल सकती थी, लेकिन उनके कौशल नहीं बदल सकते थे। कठिन। प्रत्यक्ष शिष्य बनना स्वाभाविक रूप से कठिन है। तीसरे और दूसरे योद्धा दोनों को लगा कि ली युआन के प्रत्यक्ष शिष्य बनने की बहुत कम उम्मीद थी। एक के बाद एक दिन बीतते गए। ली युआन ने लगातार प्रशिक्षण जारी रखा और सिर्फ 10 दिनों के बाद, क्या ये बच्चा बड़े भाई से इस हद तक लड़ सकता है? उसका विकास बहुत तेज है। तीसरे और दूसरे योद्धा दोनों हॉल के अंदर नंबर 1 योद्धा के साथ ली युआन की अदला बदली देखकर कुछ हद तक हैरान थे। 3 महीने। प्रगति की ऐसी दर को देखते हुए शायद सिर्फ 1 महीने में ही उसे बड़े भाई को हराने की उम्मीद हो सकती है। ढाल क्यों नहीं बदली? ली युआन की भाला तकनीक का मार्ग, मासिक पास की तलाश। दिव्य महल के केंद्र में सैकड़ों मीटर चौड़ा एक स्थान है जो इतना बड़ा है कि ऊंचे स्तर पर स्थित 2 प्रधान योद्धा एक भव्य युद्ध में भाग ले सकते हैं। और संपूर्ण दिव्य महल इतना ठोस था कि चाहे वे अपनी विस्फोटक शक्ति का प्रयोग कैसे भी करें, इससे दिव्य स्तंभों या फर्श को थोड़ी सी भी क्षति नहीं पहुंचेगी। हुश हुश हुश। ली युआन के हाथ में लिया हुआ लंबा भाला कई फुर्तीले, तेज और भयंकर सांपों की तरह नाच रहा था। फिर भी इसने हवा में ज्यादा हलचल नहीं मचाई। बार बार स्वर्ण कवचधारी योद्धा नंबर 1 से टकरा रहा था। योद्धा क्रमांक 1 के हाथ में एक विशाल लड़ाकू कृपाण था जिसकी रोशनी लगातार चमक रही थी तथा बार बार ली युआन के लंबे भाले के हमलों को रोक रही थी। उसकी भाला तकनीक अपनी अथक दृढ़ता के बीच 2 दिन पहले की तुलना में एक अतिरिक्त उग्रता प्राप्त कर चुकी है और हमले में और भी अधिक अप्रत्याशित और भयंकर हो गई है। योद्धा नंबर 1 की आंखें केंद्रित थीं। ली युआन की भाला तकनीक के हमलों से बचाव के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थीं। ली युआन के साथ युद्ध के पहले दिन उसने तलवारबाजी में अपनी बढ़त पर भरोसा किया और स्वर्ग और पृथ्वी से अधिक दुर्जय शक्ति प्राप्त करके बेहतर शारीरिक गुणवत्ता के साथ पूरी ताकत और गति के साथ ली युआन को आसानी से दबाने में सक्षम था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, विशेषकर 5वें दिन के बाद, योद्धा नंबर 1 ने ली युआन की भाला तकनीक में भारी बदलाव महसूस किया। यह अब सीधा नहीं था, धीरे धीरे अधिक चुस्त होता जा रहा था। हमले लगातार विचित्र होते गए। पहले वह केवल रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता था, केवल मेरे हमलों का सामना करने और उन्हें रोकने की कोशिश करता था। योद्धा नंबर 1 स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, अब ऐसा लगता है वह अपनी भाला तकनीक के साथ एक नए रास्ते पर चल रहा है। चौथे दिन मैंने जो सुझाव दिए थे वे उसके लिए काफी मददगार साबित हुए, योद्धा नंबर 1 ने मन ही मन सोचा। यद्यपि ली युआन की भाला तकनीक में परिवर्तन पूरी तरह से नहीं हुआ था, फिर भी एक प्रवृत्ति पहले से ही दिख रही थी। मुझे अभी भी उस पर और अधिक दबाव डालना होगा, योद्धा नंबर 1 ने मन ही मन सोचा। वे तीनों स्वर्ण बख्तरबंद योद्धाओं के रूप में अंतिम परीक्षण के द्वारपाल थे, लेकिन केवल यही नहीं, उन्होंने वास्तविक युद्ध अभ्यास का कार्य भी अपने हाथ में लिया। गेट की रखवाली करना लक्ष्य नहीं था, चुनौती देने वाले को कैसे अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, बाधाओं को अधिक तेजी से तोड़ने में उनकी मदद कैसे की जाए, यही उनका असली उद्देश्य था। अल्पविराम। हफ हफ। ली युआन के अंदर परफेक्ट स्टार वेन संचालित हुई जिसमें 11,000 से अधिक जीवन सितारे अचानक चमकने लगे। उनके जोरदार घुमाव ने ली युआन की भाला तकनीक को दुनिया के प्राकृतिक उतार चढ़ाव के साथ और अधिक प्रतिध्वनित किया और इसकी शक्ति एक बार फिर से बहुत बढ़ गई। घूमते हुए तारों के समान भाला, एक चाल दूसरे से सहजता से जुड़ी हुई, उसकी भाला तकनीक के निरंतर प्रवाह के बीच अब उग्र ऊर्जा के साथ फूट पड़ा, जिससे उसकी शक्ति और भी अधिक आश्चर्यजनक हो गई। एक और टक्कर के बाद धमाका। ली युआन को अचानक पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन योद्धा नंबर 1 ने पीछा नहीं किया। हाँ, दया दिखाने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ नंबर 1, ली युआन दिल खोलकर हंसा। ली युआन, लड़के, कल से तुम्हारी भाला तकनीक बदल गई है, हमला अधिक मजबूत है और मुझे तुम्हें दबाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। स्वर्ण बख्तरबंद योद्धा नंबर 1 ने भी अपनी भावना व्यक्त करते हुए अपने लड़ाकू कृपाण को म्यान में रख लिया। ली युआन मुस्कुराया और सिर हिलाया, दूसरे की शक्ति में संयम महसूस करते हुए। उनके मुठभेड़ के पहले दिन को छोड़कर जब स्वर्ण बख्तरबंद योद्धा नंबर 1 ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे ली युआन को अपनी सीमा का अनुभव करने का मौका मिला, उसके बाद हर दिन उसने केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जो ली युआन की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह केवल उसके साथ मुकाबला करने के लिए वहां गया था। प्रभावशाली। हम सभी देख सकते हैं ली युआन कि हमारे बड़े भाई को भी आपकी भाला तकनीक के खिलाफ बचाव करने में कठिनाई हो रही है। इतनी तेजी से प्रगति, सचमुच ईर्ष्या हो रही है। हमारे विपरीत इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद भी हमारे कौशल में शायद ही कोई बदलाव आया है। अन्य 2 स्वर्ण बख्तरबंद योद्धा बोलने से खुद को रोक नहीं सके। ली युआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। पहली मुलाकात में उसने सोचा कि तीनों स्वर्ण कवचधारी योद्धा सुस्त हैं, लेकिन अधिक संपर्क के बाद उसे अलग महसूस हुआ। उनकी बुद्धिमत्ता काफी उच्च थी और वे बहुत बातूनी थे।
वे ऐसे लोगों की तरह थे जो काफ़ी समय से अपने मन की बात दबाए हुए थे और अंततः किसी से मिले और पूरी तरह से अपनी बात कहने की ज़रूरत महसूस की। अपनी भाला तकनीक का अभ्यास करने के अलावा ली युआन भी उनसे बातचीत करके खुश थे। ली युआन, मुझे नहीं पता कि आप अपनी भाला तकनीक के साथ सही रास्ते पर हैं या नहीं, गोल्डन आर्मर्ड योद्धा नंबर 1 ने कहा। आखिरकार मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ, मैं आपको केवल कुछ सलाह दे सकता हूँ। आपके कौशल की खेती अंततः आपकी अपनी समझ पर निर्भर करती है। योद्धा नंबर 1 ने आगे कहा, यहाँ तक कि महान गुरु ने भी आपको मार्गदर्शन देने के लिए असंख्य तारों का नक्शा छोड़ा था, न कि आपको ये बताने के लिए कि आपको प्रत्येक कदम कैसे उठाना है। समझा, लेकिन उस दिन सीनियर सही थे, भाला तकनीक का अभ्यास मेरे अपने दिल की बात माननी चाहिए, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन के विचार चौथे दिन की ओर चले गए। पहले दिन से ही उसने जो कुछ सीखा है उसका परीक्षण करने के लिए वह प्रत्येक दिन लंबे समय तक गोल्डन आर्मर्ड वॉरियर नंबर 1 के साथ अभ्यास करता है। लेकिन पहले 3 दिनों में प्रगति और लाभ बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। चौथे दिन तक एक और दौर की मुकाबला के बाद उस समय योद्धा नंबर 1 ने आखिरकार अपनी अनिश्चितता व्यक्त की। ली युआन, आपके पास उच्च समझ और तेजी से कौशल उन्नति है, लेकिन आपकी भाला तकनीक एक ही रास्ते पर बहुत अधिक स्थिर लगती है, रक्षा पर बहुत अधिक केंद्रित है, और भाला तकनीक को पृथ्वी शिरा के रक्षा और मोटाई के तथाकथित मूल रहस्यों के अनुरूप बनाने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके बुजुर्गों ने आपको कभी बताया होगा कि पृथ्वी शिरा केवल रक्षा के बारे में नहीं है। महान दाव का कोई भी नियम सब कुछ को समाहित करता है। पृथ्वी शिरा में कई सच्चे इरादे होते हैं। जब उग्र होता है तो यह सितारों की तरह फट सकता है, जब निरंतर होता है तो यह मैग्मा की तरह लुढ़कता है। असीम पृथ्वी जितना मोटा, अंतहीन मृत मौन के साथ, और साथ ही वह जीवन शक्ति जो सब कुछ पैदा करती है। और भाला तकनीक अधिक लचीली और बहुमुखी होनी चाहिए। हालांकि आप पृथ्वी के नियम के लिए पृथ्वी शिरा का अनुसरण करते हैं, आपको इतना कठोर नहीं होना चाहिए। भाला कोई ढाल नहीं है। यदि आप वास्तव में रक्षा के मार्ग से इतना प्यार करते हैं तो मुझे लगता है कि आप हथियार बदल सकते हैं, जैसे कि ढाल। क्यों न ढाल में बदल दिया जाए। 5वें चरण के कौशल स्तर तक पहुंचने पर कोई भी हथियार अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग हथियार क्यों चुनते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने दिल में क्या पसंद करते हैं। भाले का झुकाव आक्रमण की ओर होना चाहिए, योद्धा नंबर 1 ने काफी गंभीरता से कहा। बेशक ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय है, ये पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, आप इसे संदर्भ के रूप में ले सकते हैं। उसी क्षण धमाका, योद्धा नंबर 1 के शब्द, विशेषकर वह वाक्यांश, ढाल क्यों न पहन लें, स्पष्ट आकाश में गड़गड़ाहट की तरह ली युआन को तुरंत जगा दिया और साथ ही उसके दिल में अनगिनत विचारों को स्पष्ट रूप से खोल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दरअसल उनकी भला तकनीक ये सचमुच थोड़ा बहुत कठोर हो गया था। शुरू से ही सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक, स्टेलर स्पीयर तकनीक और फिर स्टेलर का अर्थ सीखने तक उन स्पीयर तकनीकों ने कमोबेश एक रक्षात्मक कोर पर जोर दिया। सॉलिड रॉक पिलर और स्टेलर इल्यूमिनेशन जैसी भला तकनीक की चालों से ये देखा जा सकता था कि अनजाने में वे गुप्त मैनुअल भी ली युआन के आंतरिक विकल्पों को प्रभावित कर रहे थे। गुप्त मैनुअल ने उनका मार्गदर्शन किया और ली युआन की अपनी समझ के साथ मिलकर इसने अत्यंत तीव्र प्रगति की, इतनी अधिक कि उन्होंने जो पहला ट्रू इंटेंट किलिंग मूव बनाया, स्टेलर वर्लपूल, वह रक्षा की ओर पक्षपाती था। पूरे समय ली युआन को यह रास्ता बहुत सामान्य लगा, लेकिन क्या ये सही था? मैंने शुरुआत में भाला तकनीक क्यों चुनी, बजाय तलवार और ढाल के, जिसे अधिकांश शक्तिशाली योद्धा चुनते हैं? उस समय ली युआन को अचानक युवावस्था में भाला अभ्यास करने का मूल उद्देश्य याद आया। क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे भाले की तरलता और बेफिक्री पसंद थी? यहाँ तक कि हाई स्कूल में जब मैंने मुक्केबाजी से भाला चलाने की ओर कदम बढ़ाया, यहाँ तक कि सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक से परिचित होने से भी पहले, जब मैंने पहली बार अपने आप पर एक समान चाल बनाई, तो यह ड्रैगन हिडन इन द रॉक चैसम के साथ आक्रमण की ओर अधिक पक्षपाती थी। पृथ्वी शिरा के नियमों और महान दाव का कोई निश्चित आकार नहीं है, रक्षा पुनर्तः मूल नहीं है, लेकिन भाला तकनीक का मूल आक्रमण ही होना चाहिए। मैंने ढाल क्यों नहीं अपनाए? क्योंकि मेरा प्रारंभिक प्रेम भाला तकनीक के प्रति था। ली युआन को उस क्षण एहसास हुआ, रक्षा का रास्ता अपनाना गलत नहीं है। हालांकि स्पीयर तकनीक में पूर्ण रक्षा के पीछे आंख मूंद कर भागना सार को भूल जाने के समान है। मैंने इस तरह सोचना कब शुरू किया? इतना ही, जब से मैंने 5वें चरण के कौशल में प्रवेश किया और सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक और बाद में स्टेलर स्पीयर तकनीक सीखना शुरू किया, यहाँ तक कि स्टेलर का अर्थ तक प्रत्येक चरण ने इस मानसिकता को मजबूत किया। ली युआन ने खुद से सोचा। फिर भी चाहे वह शिक्षक ली यांग हो या डीन हाई या यहाँ तक कि प्रिंसिपल, उनमें से किसी ने भी मुझे इसके खिलाफ कभी नहीं मनाया। ली युआन को कारण समझ आ गया। ये शिक्षक और वरिष्ठ लोग शायद अनजान नहीं होंगे, विशेषकर प्रिंसिपल फैंग हाई जो कानून की दहलीज पर थे। क्या वह पूरी तरह से अनजान हो सकते थे?
लेकिन उन्होंने उसे सलाह देने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि कौशल में उसकी प्रगति इतनी तीव्र थी कि दान ताइफेंग जैसे शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति भी उसके साथ तालमेल नहीं रख सकते थे। इस कारण वरिष्ठ लोग ये निश्चित रूप से कहने में झिझकते थे कि वह गलत रास्ते पर था। यदि यह गलत रास्ता था तो स्पीयर तकनीक इतनी भयावह रूप से कैसे आगे बढ़ सकती थी, यदि यह उसकी आंतरिक आत्मा के अनुरूप नहीं थी? लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था कि यह रास्ता ली युआन के लिए पूरी तरह से अनुकूल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भाला तकनीक और पृथ्वी शिरा में उसकी प्रतिभा बहुत अधिक थी, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ये भयानक प्रतिभा और अधिक प्रकट होती गई। माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस की विजुअलाइजेशन विधि ने केवल उनकी आध्यात्मिक और इच्छाशक्ति को मजबूत किया, लेकिन यह उनकी समझ को नहीं बदल सका। 7 सितारा सभ्यता आखिरकार मार्शल आर्ट साधना और जीवन विकास में लंबे समय तक नहीं लगी रही है। कई चीज़ें अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं। 5वें चरण के कौशल से ऊपर की साधना की तरह कई वरिष्ठ लोग गुमराह होने के डर से व्यापक दिशा निर्देश देने की हिम्मत नहीं करते हैं, और बाकी सब व्यक्ति की अपनी समझ पर निर्भर करता है, ली युआन ने सोचा। इसलिए चूंकि मैं अभी भी तेजी से सुधार कर रहा हूं, इसलिए प्रिंसिपल बाई शान सेमी डिवाइन और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से मुझे अपने आप अभ्यास करने दिया। नंबर 1 फाइटर के पास प्रिंसिपल फैंग हाई के समान कौशल क्षेत्र का स्तर नहीं हो सकता है, लेकिन वह एक दिव्य प्राणी का अनुसरण करता है और उसका दृष्टिकोण बहुत ऊंचा है। उसके दिल में मेरे बारे में कोई बोझ नहीं है। भले ही उसने मेरी तेजी से प्रगति देखी हो, लेकिन उसे लगा कि मेरे रास्ते में कुछ गड़बड़ है और उसने सीधे तौर पर बात की। अल्पविराम। इसलिए पृथ्वी प्रणाली दिव्य सत्ता विरासत हॉल में पहुंचने के चौथे दिन से ली युआन पूरी तरह से जागृत हो गया। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित मेलानिया के सबसे अक्षम्य परिधानों ने सभी को चौंका दिया। काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। ली युआन ने बड़बड़ाते हुए कहा, भाले का कोई निश्चित रूप नहीं होता, न ही कानून का कोई स्थिर आकार होता है। भाले की तकनीक सिर्फ बचाव के लिए नहीं, बल्कि आक्रमण के लिए भी ज्यादा कुशल होनी चाहिए। महान दाव का कानून सब कुछ को सम्मिलित करता है और यह निर्देश नहीं देता कि किसी को रक्षा का मार्ग अपनाना चाहिए। उस दिन से ली युआन सचमुच बदल गया। उसने एक बार फिर लंबा भाला उठाया। वह जानबूझकर तार्कीय भाला तकनीक भूलने लगा। तार्कीय का अर्थ भूल गया। 7 सितारा सभ्यता में सीखी गई कई द्वितीय और तृतीय श्रेणी की गुप्त नियमावलियों को भूल गया। सब कुछ अपने दिल के अनुसार भाला का अभ्यास करने से शुरू हुआ। हाई स्कूल की तरह ही बुनियादी भाला चालों को सीखने और उनमें निपुणता प्राप्त करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर प्रशिक्षण लिया, और फिर वे ड्रैगन हिडन इन द रॉक चैसम चाल पर अटक गए, जिसने उन्हें तीसरे चरण के कौशल में पहुंचा दिया। वर्तमान ली युआन। उनकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत हो गई, पृथ्वी शिरा के साथ उनकी संगतता बढ़ गई, उनके दिमाग में कई परिवर्तन हुए। लेकिन भाला तकनीक के लिए उनका जो सच्चा प्यार युवावस्था में शुरू हुआ था, वह कभी नहीं बदला। असंख्य सितारों के चार्ट का अवलोकन। भाला चलाने का अभ्यास करो। अल्पविराम। आज नंबर 1 फाइटर के साथ एक और स्पैरिंग सत्र के बाद। इसके बाद ली युआन ने खूब खाया और पिया। दिव्य महल के खंडहरों में प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने अपने भंडारण खजाने में उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ और पानी की व्यवस्था कर ली थी। उनके पास इनकी पर्याप्त आपूर्ति थी। वास्तविकता में एक प्रधान योद्धा की अधिकांश ऊर्जा प्रकृति में मूल शक्ति को परिष्कृत करने से आती है। भोजन और पानी केवल पूरक हैं। इसके अलावा हॉल ऑफ इनहेरिटेंस ने पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराया ताकि चुनौती देने वाले को भूखा न रहना पड़े। बात सिर्फ इतनी है कि उपलब्ध कराए गए पौष्टिक भोजन का स्वाद बहुत खराब था। फिर ली युआन विशाल पत्थर की दीवार पर लौट आया और एक और अवलोकन और भाला तकनीक साधना सत्र शुरू किया। हुश हुश हुश। तारे लहरों की तरह हर चीज से टकराते हुए लुढ़क रहे थे, जिससे भारीपन के साथ साथ जंगलीपन और अनियंत्रितता का भी एहसास हो रहा था, जिससे आक्रमण की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हो रही थी। ये वह भाला तकनीक है जिसके लिए मेरा दिल तरसता है। ली युआन ने एक हल्की मुस्कान प्रकट की और उसकी खुशी बढ़ती गई। अतीत में मैंने सच्चे इरादे के रहस्यों और मजबूत बचाव का और भी अधिक प्रयास किया, लेकिन मैं कुछ हद तक सच्चे सार को भूल गया। सच्चे इरादे के रहस्य ठीक हैं, या उस मामले के लिए ब्रह्मांड की गति के गहन रहस्य, उन्हें मेरी सेवा करनी चाहिए, न कि इसके विपरीत। अल्पविराम। जबकि ली युआन और लिन लान्यू रेलिक दिव्य महल के केंद्र में गहन साधना में थे। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया। हालांकि बाहरी दुनिया पहले से ही अशांत थी। भयंकर पंख सितारा क्षेत्र के युद्ध किले के भीतर एक विशाल सम्मेलन कक्ष में कम से कम 10 आकृतियां एकत्रित थीं। सज्जनों, मैं अभी अभी यहां पहुंचा हूं, एक गहरी आवाज सुनाई दी। ली युआन कब से दिव्य महल के खंडहरों में है। वह भूरे भालू जैसा विशालकाय व्यक्ति था, जिसने भारी धातु का कवच पहन रखा था। उसके बाल अस्त व्यस्त और थोड़े अस्त व्यस्त थे, फिर भी उसकी प्रभावशाली आभा ने आसपास खड़े लोगों जैसे यू जिंगहाई और अन्य लोगों को कुछ दबा हुआ महसूस कराया।
वह कोई और नहीं बल्कि वर्तमान युग के साथ सितारा सभ्यता के सबसे महान प्रधान योद्धा फीक्सिंग के ल्यूडनेफ थे, जिनके हाथों एक से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग स्तर की एलियन जाति की मृत्यु हुई थी। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे, फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। लुडेनेफ, वूमनोंग ने धीरे से कहा, वह 14 दिनों से अंदर है। अभी तक कोई खबर नहीं है और हम पुष्टि नहीं कर सकते कि वह जीवित है या मर गया है। स्टार दायरे में युद्ध शुरू। ली युआन ने सफलता प्राप्त की। अतिरिक्त 41 बैकवर्ड 14 दिन, कोई खबर नहीं। ल्यूडनेफ ने अपनी भौहें थोड़ी से कुढ़ी। ब्लेजिंग फ्लेम फैमिली इस बात पर इतनी अड़ी क्यों है कि लिन लान्यू अभी भी जीवित है? उसने यानजुन लिंग और फ्लेम क्लाउड फॉक्स की ओर देखा जो उसके बगल में थे। ये ब्लेजिंग फ्लेम परिवार ही था जिसने जोर देकर कहा कि लिन लान्यू निश्चित रूप से अभी भी जीवित है। ल्यूडनेफ, फ्लेम क्लाउड फॉक्स ने धीमी आवाज में कहा, आपको पता होना चाहिए कि हमारे धधकते हुए ज्वाला परिवार की रक्तरेखा आम लोगों की तरह नहीं है। इसमें धधकते हुए ज्वाला रक्तरेखा का एक अंश है। जो लोग इसे जागृत कर सकते हैं उनके पास निर्वाण दिव्यशास्त्र की खेती करके उड़ते हुए स्वर्ग स्तर को प्राप्त करने का एक बड़ा मौका है। लुडेनेफ ने हल्का सा सिर हिलाया। वूमनोंग और यूजिंगे भी सुन रहे थे। रक्तरेखा जागृति से उड़ते स्वर्ग में जाने का मौका मिल सकता है। 7 सितारा सभ्यता में सिर्फ एक उच्च आध्यात्मिक प्रकृति वाला कबीला ही नहीं था जो पूरी सभ्यता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे रहा था। रक्तरेखा, संक्षेप में, शरीर के भीतर कई लगभग समान स्टार मेरिडियन जागृत होने के बारे में है। एक सामान्य प्रधान योद्धा को 4 स्टार मेरिडियन को जगाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन ये ब्लडलाइन अवेकनर बहुत आसानी से 5 सितारा मेरिडियन को प्राप्त करने के लिए जाग सकते हैं। फ्लाइंग हेवन योद्धा बनना उनके लिए स्वाभाविक रूप से सरल है। लिन लान्यू के लिए उसका वंश और भी खास है। परिवार द्वारा कई परीक्षणों के बाद फ्लेम सिटी के डेमिगॉड ने पुष्टि की कि वह रेलिक डिवाइन पैलेस के भीतर बहुत बड़ी संभावना रखती है, फ्लेम क्लाउड फॉक्स ने कहा। इस उद्देश्य के लिए डेमिगॉड ने उसके जीवन या मृत्यु का पता लगाने के लिए एक विशेष गुप्त खजाना, ब्लडलाइन टोकन, भी निकाला। एड्स बाय पब फ्यूचर, फ्लेम क्लाउड फॉक्स ने कहा, ब्लडलाइन टोकन हमारे परिवार में भी दुर्लभ हैं। उनका स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट नहीं था, जैसे कि लिन लान्यू में क्या खास बात थी, लेकिन इससे स्थिति स्पष्ट हो गई। क्या ली युआन ने दिव्य महल के खंडहरों में प्रवेश करने से पहले कोई आकस्मिक योजना नहीं बनाई थी? लुडेनेफ ने भौहें सिकुड़ी और वूमनोंग की ओर देखा। कुछ योजनाएं बनाई गई थीं, वूमनोंग ने धीरे से कहा। उसने 2 अतिरिक्त दिनों के लिए विशेष रूप से किलेबंदी भी की थी, लेकिन हम उसे रोक नहीं पाए। वह दुनिया के भीतर दुनिया में वास्तव में सबसे शक्तिशाली है। अगर वह रेलिक दिव्य महल में प्रवेश करना चाहता था तो क्या हम उसे रोक सकते थे? वूमनोंग ने पूछा। ल्यूडनेफ ने थोड़ा सिर हिलाया। वह खुद एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए वह ली युआन की मानसिकता को स्वाभाविक रूप से समझ गया था। जब सामने इतना अवसर हो तो कोई जोखिम क्यों न उठाए? फ्लेम क्लाउड फॉक्स, आपके परिवार के सदस्य जीवित बाहर आने से पहले कितनी देर तक अंदर रहे हैं? ल्यूडनेफ ने फ्लेम क्लाउड फॉक्स से पूछा। जिन लोगों ने अपने वंश को जगाया उन्हें जीवित बाहर आने में सबसे लंबा समय 22 दिन लगा। जिन लोगों में वंश जागृति नहीं थी उन्हें सबसे लंबा समय 7 दिन लगा। ली युआन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो अग्नि प्रणाली का योद्धा नहीं था, सबसे लंबा समय 5 दिन लगा, फ्लेम क्लाउड फॉक्स ने गंभीरता से कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने बैठक कक्ष में एक दूसरे को देखा। सभी ने फ्लेम क्लाउड फॉक्स के निहितार्थ को समझ लिया। ली युआन संभवतः अवशेष दिव्य महल के अंदर मर चुका था। आखिरकार यह एक अग्नि प्रणाली दिव्य द्वारा छोड़ी गई दुनिया थी। सज्जनों, इस पर ज्यादा मत सोचो, वूमनोंग बोला। अभी सिर्फ 14 दिन हुए हैं, 24 या 34 नहीं, वूमनोंग ने धीरे से कहा। मैंने पहले ही 7 स्टार एलायंस के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट कर दी है और उन्होंने हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा जारी रखने का निर्देश दिया है। वर्तमान में हमारे 7 स्टार एलायंस में दुनिया के भीतर दुनिया में 10,000 से ज्यादा प्रथम श्रेणी के योद्धा और 200 से ज्यादा प्राइम योद्धा हैं, जिन्होंने स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखी है और नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसके अलावा गुयू दिव्य साम्राज्य अभी भी हमारी विशिष्ट व्यवस्थाओं से अनजान है। वे नहीं जानते कि ली युआन अवशेष दिव्य महल में गिर गया है, इसलिए उन्हें और लोगों को जल्दबाजी में अंदर भेजने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, वूमनोंग ने कहा। वूमनोंग ने गंभीर स्वर में कहा, हमें अभी ली युआन के जीवन या मृत्यु की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यद्यपि वे ली युआन की अद्वितीय प्रतिभा पर आश्चर्यचकित थे, लेकिन यदि वह वास्तव में अवशेष दिव्य महल के भीतर मर गया तो उन्हें केवल एक पल के लिए अफसोस होगा। 7 सितारा सभ्यता के इतिहास में असंख्य सितारा क्षेत्रों में साहसिक यात्रा करते हुए कई प्रतिभाएं नष्ट हो गईं। वूमनोंग ने कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात स्टार दायरे में हमारी स्थिति है। खुफिया जानकारी के अनुसार गुयू दिव्य महल द्वारा कब्जा किया गया मार्ग उनके नए स्थापित चौकी नंबर 4 पर है।
उन्होंने आगे कहा, फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स बनने के लिए तैयारी कर रहे प्राइम वॉरियर्स का समूह भी चौकी नंबर 4 पर पहुंच गया है। हम, वुमनोग ने थोड़ा रुककर फिर धीरे से कहा, ये पुष्टि कर रहे हैं कि हमें हमला करना चाहिए या नहीं। सबकी आंखों में रोशनी चमक उठी। वास्तव में, गुयु दिव्य साम्राज्य के मिंटियन हो और कई अन्य देवताओं से योजनाबद्ध हमले के बारे में जानने के बाद, विचार विमर्श के बाद, 7 सितारा सभ्यता के उच्च कमान ने हमला करने का आदेश जारी किया था। निष्क्रिय रूप से बचाव करने के लिए नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से प्रहार करने के लिए, सक्रिय आक्रमण करने के लिए। जिस प्रकार अन्य विदेशी सभ्यताएं 7 सितारा सभ्यता में घुसपैठ करने का प्रयास करेंगी, 7 सितारा सभ्यता स्वाभाविक रूप से अन्य सभ्यताओं के भीतर अपने स्वयं के एजेंट और जासूसी नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। यहाँ तक कि अमर खंडहर सभ्यता जैसी विशाल सभ्यता के लिए, जिसे अस्तित्व संबंधी कोई खतरा नहीं था, आंतरिक संघर्ष बेहद तीव्र था। मिंटियन हो के बारे में खुफिया जानकारी बेचने के लिए बहुत सारे देवता तैयार थे। इनमें से अधिकांश खुफिया जानकारी बेचने वाले देवताओं के कई एलियन नस्ल के मित्र होंगे। मित्रों के बीच खुफिया संसाधनों का आदान प्रदान होना बिल्कुल सामान्य बात थी। अब 7 सितारा सभ्यता के पास सटीक खुफिया जानकारी थी कि गुयु दिव्य साम्राज्य ने 8 प्रधान योद्धाओं को भेजा था, जिनके कौशल ने 5वें चरण की पूर्णता और 6ठे चरण को प्राप्त कर लिया था, जो उड़ने वाले स्वर्ग योद्धा बनने वाले थे। सभी लोग चौकी संख्या 4 पर पहुंच गए थे। जियान शे, डोरोथी, क्या तुम दोनों ने अपने क्षेत्रों को पूरी तरह से समेकित कर लिया है? ल्यूड नेफ ने अचानक बैठक कक्ष के अंत में खड़े 2 आकृतियों की ओर देखते हुए पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हमने उन्हें एकजुट कर लिया है। जियान शी और डोरोथी ने बारी बारी से कहा, हम किसी भी समय लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन दोनों को हाल ही में 7 स्टार एलायंस द्वारा भेजा गया था और उन्होंने फियर्स फेदर स्टार दायरे में फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आने का फैसला किया था। तुमने जो बलिदान दिया है उसके लिए, ल्यूड नेफ ने हल्की सी आह भरी। हाँ, भयंकर पंख वाले तारा क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने में क्या परेशानी है? यह कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जियान शी ने हंसते हुए कहा। मैं इसके लिए लंबे समय से तैयार हूँ। भयंकर पंख वाले स्टार दायरे में अब से हम बॉस होंगे। ये बहुत अच्छा है, स्वतंत्र और बिना किसी रोक टोक के जीना, डोरोथी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा यहाँ एक प्रजनन क्षेत्र है और पूरा स्टार दायरा विशाल है। यहाँ पूरा जीवन जीना उबाऊ नहीं है।